हेलो स्टूडेंट्स, मैं नासिर अहमद आपका टॉपर्स हब में दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं जो बेसिक का पार्ट 4 है। तो अभी हमारा बेसिक्स चल रहा है। जैसा हमने बताया कि बिना बेसिक्स के हम इंग्लिश का कोई भी टॉपिक सीखेंगे वो कुछ ऐसे होगा कि जैसे हम बस रटे जा रहे हैं। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, लॉजिकली चीज़ें माइंड में आए। रटने से चीज़ें मतलब कुछ टाइम के लिए रहती हैं फिर निकल जाती हैं। समझने से चीज़ों को हम किसी को समझा भी सकते हैं, रटने से हम चीज़ों को समझा नहीं सकते। तो वही बेसिक्स चल रहा है। बेसिक्स में अब जो हम करने जा रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हैं कि है क्या। देखिए मैंने लिखा कि सेंटेंस मैंने लिखा कि राम इज स्विमिंग इन द रिवर। और मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं कि स्विमिंग स्विमिंग इज एन आर्ट। राम इज स्विमिंग इन द रिवर और स्विमिंग इज एन आर्ट। अब मैंने यहां पर स्विमिंग यूज किया और यहां पर भी स्विमिंग यूज किया। अब मैं आपसे पूछूं इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं। बेटा अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और दोस्तों अगर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमें ना आते हों तो सेंटेंस में आने वाले ब्लैंक्स, एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को हम सीख नहीं सकते। रट तो सकते हैं, सीख नहीं सकते। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि सेंटेंस के अंदर आने वाला वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, तो सेंटेंस में आने वाला एरर पकड़ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने यहां पर बोला कि स्विमिंग और यहां पर भी स्विमिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये स्विमिंग क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये स्विमिंग क्या है। अगर इन 8 पार्ट में से आप ढूंढ पाए तो आप समझ पाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना वैल्यूएबल है, कि इसकी कितनी वैल्यू है इंग्लिश को सीखने में। इंग्लिश को सीखने में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी महत्वता रखता है, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया। फिर हम शुरू करते हैं। अभी मैंने शुरू नहीं किया, अभी शुरू करते हैं। तो यहां पर हम स्विमिंग की बात करें तो देखो स्विमिंग, तो स्विमिंग ये जो राम है, राम के द्वारा किया हुआ एक एक्शन है। ये राम के द्वारा किया गया एक एक्शन है। तो यहां पर सेंटेंस में 2 वर्ब आई तो जो पहले आएगा वो हेल्पिंग वर्ब। जो वर्ब सबसे आगे है जिसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब। तो यहां पर ये मेन वर्ब के रूप में आ गया। और बेटा जब जब आईएनजी फॉर्म V4 सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन होता है तब वो मेन वर्ब है। उस वक्त उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हुआ और ये मेन वर्ब। तो यहां पर ये जो स्विमिंग है, यहां पर ये स्विमिंग मेन वर्ब एक वर्ब का हिस्सा है। अब जरा इस स्विमिंग पर आना। स्विमिंग इज एन आर्ट, कि तैरना एक कला है। तो आप समझ पाएंगे कि इस दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है कि अगर आप उसकी वर्ब लिखते हैं तो सब्जेक्ट ना लिखें। दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है कि सब्जेक्ट लिखो वर्ब ना लिखो, वर्ब लिखो सब्जेक्ट ना लिखो। दोनों चीजें जरूरी हैं सेंटेंस के लिए। अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं तो सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी है। ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब वर्ब ट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती है, ये हमारे बेसिक्स के कोर्स में ये मैं आपको करवाऊंगा, अभी बेसिक्स में आ जाएगा। ठीक है। तो स्विमिंग इज एन आर्ट। तो यहां पर अगर हमने ये वर्ब लिखा तो बेटा ये आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद आने वाला जो वर्ड है वो नाउन होगा। तो ये भाई नाउन हुआ। और बेटा बी की फॉर्म के बाद जो आता है वो सारा कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहां पे क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ।
तो अब ये कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये तो हो नहीं सकता, तो मतलब ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट हुआ स्विमिंग, तो स्विमिंग क्या हुआ, एज ए सब्जेक्ट आया। और बेटा सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, तो पॉइंट इज अब जो ये स्विमिंग है एज ए नाउन यूज हो रहा है, तो इसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं कि स्विमिंग इस वर्ब का सब्जेक्ट है। इसे आप नाउन भी कह सकते हो, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है या प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये नाउन हुआ। अब बेटा कहता है जो आईएनजी फॉर्म है, जो आईएनजी फॉर्म है जब वो नाउन की तरह रिएक्ट करती है, आईएनजी फॉर्म V4 जब नाउन की तरह रिएक्ट करती है तब उसे जिरंड कहते हैं। तो बेटा यहां पर जो ये आईएनजी फॉर्म है जिरंड है और ये नाउन है, तो पॉइंट इज ये जो स्विमिंग है ये नाउन है और ये जो स्विमिंग है ये मेन वर्ब है, तो ये वर्ब है। तो देख रहे हैं इसकी सूरत तो सेम है। अगर आपको कोई लिखकर कहे कि भाई ये स्विमिंग है, ये जो स्विमिंग है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा है, तो बेटा एक सिंगल वर्ड को देखकर हम आइडिया नहीं लगा सकते कि बेटा वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। कब आइडिया लगेगा, जब हम उसे सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा फेस वैल्यू से ज्यादा जरूरी है प्लेस वैल्यू, तो कोई भी सिंगल वर्ड क्या है उसे रटने से ज्यादा जरूरी है कि उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करके ये समझा जाए कि वो सेंटेंस में काम क्या कर रहा है। तो जब आप ये समझेंगे सेंटेंस में वो काम क्या कर रहा है, तब उसका आप नाम डिसाइड कर पाएंगे और तब उसमें आने वाले कॉन्सेप्ट्स आप समझ पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इनका नाम और नेम और फंक्शन जानना जरूरी है, कि नाम और काम जानना जरूरी है। तो बेटा अब हम इनको शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन, कि भाई नाउन ये काम क्या करता है, क्या यूज होगा, प्रोनाउन ये काम क्या करता है, कैसे यूज होगा, एडजेक्टिव क्या काम करता है, कैसे, तो इस सबका इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं क्योंकि बेसिक्स है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ले रहे हैं नाउन, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ले रहे हैं नाउन। अब इसी को सीक्वेंस में कर लेंगे। तो आइए अब पकड़ते हैं नाउन। तो आप जरा इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि अंग्रेजी सीखने का वैज्ञानिक तरीका, तो नाउन हम सीख रहे हैं। तो आ गया पहला, हाउ टू रिकॉग्नाइज ए नाउन। नाउन को पहचाने कैसे, सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड नाउन है, जैसे अभी आ गया कि भाई सेंटेंस के अंदर स्विमिंग आ गया, हम इसे नाउन कह रहे हैं, तो ये नाउन क्यों है। तो इसको समझने के लिए अब एक एक करके कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। ठीक है, चलो। बेटा जी अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स में वो बात लिख दीजिएगा। टाइम मिलने पर मैं उन सभी कमेंट्स का ग्रामेटिकली, लॉजिकली, सेंसिबली आपको आंसर सेंड कर दूंगा, जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि मैं उस पॉइंट का बिल्कुल A to Z जो भी उसकी क्वेरी है वो सारी मैं सेटिस्फाई करूंगा। ठीक है बेटा, चलो अब शुरू करते हैं नाउन। तो क्या कहता है, हाउ टू रिकॉग्नाइज ए नाउन। तो उसके अंदर ए पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कहता है नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और ए कॉम्प्लीमेंट। मींस नाउन का जो इस्तेमाल होता है वो क्या कहता है, नाउन पूरी इंग्लिश में, नाउन पूरी इंग्लिश में 3 काम करता है, या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, या फिर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगा, और या फिर कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब एकदम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सुना होगा, कॉम्प्लीमेंट आपने नहीं सुना होगा। अभी समझाएंगे, लेकिन फिर भी छोटी सी कहानी ये समझ लो। बेटा आपने एक वर्ड तो सुना होगा, कंप्लीट। अगर मैं कंप्लीट को हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो क्या मीनिंग हुआ, पूरा करना। तो कंप्लीट का मीनिंग क्या हुआ, पूरा करना। तो बेटा इस कंप्लीट वर्ड से ही वर्ड बना कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट को हम अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका हिंदी होता है पूरक। कंप्लीट का मतलब पूरा करना, तो जो कंप्लीट, तो कॉम्प्लीमेंट है वो कंप्लीट से ही बना, कंप्लीट वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट नाउन है। तो इसका मतलब है पूरक और इसका मतलब है पूरा करना। तो भाई ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ये पूरक है क्या, ये हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो ये कि सेंटेंस के अंदर जो नाउन है या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा या कॉम्प्लीमेंट। ये समझे, तो कैसे, एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया कि रवि रवि ऑपरेट्स कंप्यूटर्स, कंप्यूटर।
रवि ऑपरेट्स कंप्यूटर, कि रवि कंप्यूटर चलाता है। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि भाई ये जो चलाना हुआ, कि अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर कोई भी सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस के अंदर हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब। और भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए ऑब्जेक्ट आ गया, तो कंप्यूटर क्या हुआ? कंप्यूटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप कोई वर्ब यूज करते हैं तो उस वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, तो उस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो नाउन होगा, क्योंकि नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का और बेटा ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इस ऑपरेट्स का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? कंप्यूटर पर। तो कंप्यूटर क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट हुआ, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी नाउन है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो ये कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होती है, तो जो वर्ब का सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब का सब्जेक्ट वो नाउन, और किसी भी सेंटेंस में वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन। तो यहां पर कंप्यूटर और यहां पर रवि, ये दोनों नाउन है। तब ये समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो बेटा वैसे कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं जनरली। अभी मैं एक छोटा सा ट्रेलर दिखा देता हूं आपको, छोटा सा ट्रेलर दिखा देता हूं। वैसे समझ लो कॉम्प्लीमेंट दो टाइप के होते हैं। एक एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, है ना। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक सब्जेक्ट को पूरा करने वाला, एक ऑब्जेक्ट को। तो बेटा ऑब्जेक्ट को पूरे करने वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। अभी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट देख लो, क्योंकि जब मैं कॉम्प्लीमेंट बताऊंगा तो पूरी बातें बताऊंगा। अभी मैं छोटा सा ट्रेलर। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो ऐसे मान लो जो फिलहाल सब्जेक्ट को जो पूरा करे वो कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा राज, कहता है राज रन्स एन इंस्टीट्यूट, राज इंस्टीट्यूट चलाता है। तो मैंने यहां पे लिखा राज रन्स एन इंस्टीट्यूट। तो बेटा देखो जो डू वाली वर्ब होती है, तो डू वाली वर्ब के बाद जो आता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं कि राज इज हार्ड वर्किंग, तो यहां पे क्या कह रहा है? ऐसे लिख लो राज इज ए टीचर। हमने क्या बोला? राज इज ए टीचर। तो यहां पर मैंने ये जो वर्ब लिखी, ये बी वाली वर्ब है। तो डू वाली वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन बी वाली वर्ब के बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है। कैसे पता? अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं राज इज, मैं सिर्फ इतना लिख दूं राज इज, तो मीनिंग नहीं आएगा कि भाई राज क्या है। क्या है राज? कि राज एक टीचर है। तो पॉइंट इज, अब ये जो टीचर है इस राज, अब राज जो है वो सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर आप इसकी जगह आप इक्वल टू लगा सकते हो, जो राज है वो टीचर है, जो टीचर है वो राज है। लेकिन आप इस रंस की जगह इक्वल टू नहीं लगा सकते, जो राज है वो एक इंस्टीट्यूट है, जो इंस्टीट्यूट है वो राज है, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रनिंग का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर वर्ब का प्रभाव पड़े, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट को पूरा करे, इवन ऑब्जेक्ट को भी पूरा करता है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी सब्जेक्ट को देख लो कि जो सब्जेक्ट को पूरा करे, जो सब्जेक्ट को पूरा करे वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर टीचर कॉम्प्लीमेंट है, और जिसके ऊपर वर्ब का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको छोटा सा आइडिया हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो यहां पर इस वर्ब के बाद इसे ऑब्जेक्ट नहीं कहना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब देख ले कि नाउन, नाउन क्या काम कर रहा है? सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, कॉम्प्लीमेंट बनना। तो देखो जो नाउन है, ये जो रवि, ये नाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये कंप्यूटर जो है ये नाउन है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और बेटा ये जो टीचर है ये भी तो नाउन है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट है। तो अब देख लो नाउन कॉम्प्लीमेंट भी है, नाउन ऑब्जेक्ट भी है, और नाउन सब्जेक्ट भी है। तो नाउन तीन काम करता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बनने का। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक मिनट बच्चों।
क्लियर है? तो ये पॉइंट मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा। तो पॉइंट नंबर 1 था कि नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और ए कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन यूज होता है। तो मैंने सब्जेक्ट बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया, कॉम्प्लीमेंट बता दिया। बाकी कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी ट्रेलर दिखाया, पूरी पिक्चर में बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। अभी क्योंकि नाउन पर फोकस है ना, इसलिए मैंने कॉम्प्लीमेंट को अभी थोड़ा बताया, वो भी बताऊंगा। तो ये एग्जाम्पल ले लिया, राम हेल्प्स श्याम। तो हेल्प्स यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है। तो ये इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या हुआ? राम। तो राम सब्जेक्ट है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? श्याम। तो ऑब्जेक्ट जो है वो भी नाउन। तो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होता है। और जो हेल्प है वो डू वाली वर्ब है। तो इस हेल्प का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? श्याम पर। तो बेटा ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़े। और अगला, शी इज अ डॉक्टर। तो जो इज है बी वाली वर्ब है। तो शी इज, मैं इतना लिख के छोड़ूं तो मीनिंग नहीं आएगा। मैंने बोला ए डॉक्टर की शी जो है वो एक डॉक्टर है, हमने बोला शी डॉक्टर है। तो अच्छा, तो यहाँ पे डॉक्टर जो है वो शी है। तो शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। तो ए डॉक्टर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है वहां। तो बी की फॉर्म के बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड पर आओ, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब यहां पर आता है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो वैसे तो मैंने थोड़ा बता दिया, अब थोड़ा और बताते हैं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचाने। लेट्स सी, इस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचाने। देखें, तो ये कहता है कि बी की फॉर्म के बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। बी की फॉर्म के बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन बेटा ये कंप्लीट बात नहीं है, क्योंकि जब मैं कॉम्प्लीमेंट सिखाऊंगा ना तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में कुछ और चीजें भी एडिशन में आएंगी। अभी नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस बात को सिखा रहा हूं, ठीक है बेटा। अभी नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट को पहचानने के लिए अगर बी की वर्ब लगा रहे हो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। लेकिन आप डू वाली वर्ब कोई सब्जेक्ट का एक्शन या हैव वाली वर्ब सब्जेक्ट का पोजीशन बताओगे तो उसके बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट को पूरा करे या ऑब्जेक्ट को पूरा करे। और डू और हैव जो है वो वर्ब है। तो भाई हैव पोजीशन, तो किसी चीज पर आप अपना अधिकार बताते हो तो वो जो चीज होती है वो ऑब्जेक्ट होगी, या जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़े वो ऑब्जेक्ट होगा। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं तो वो मैंने आपको बता ही दिया। मैंने लिया फिर मैंने एक एग्जांपल लिया कि अमर, मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई अमर इज एन इंजीनियर। मैंने लिखा अमर इज एन इंजीनियर, कि अमर इंजीनियर है। तो अगर मैंने यहां पर ये बी वाला फॉर्म लगाया तो ये इक्वल टू को बता रहा है कि जो इंजीनियर है वो अमर है, जो अमर है वो इंजीनियर है। तो यहां पर ये बात समझ में आई कि मैं सिर्फ अमर इज लिखकर नहीं छोड़ सकता कि अमर क्या है यार, क्या है भाई अमर? अमर इंजीनियर है। और अमर क्या इंजीनियर है, तो अमर क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब जो ये एन इंजीनियर है वो इस सब्जेक्ट को ही तो पूरा कर रहा है। तो इसलिए ये जो हुआ ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। तो ये हुआ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो बाद में करेंगे। अब कहता है डू और हैव वाली वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे हमने बोला कि अमर हैज, कहता है अमर हैज ए फ्लैट, कि अमर के पास एक फ्लैट है। तो हमने यहां पर हैज जो लिया ये हैव वाली फॉर्म है। अब ये हैव वाली फॉर्म काम क्या कर रही है? पोजेशन का, कि भाई अमर के पास कुछ है। तो भाई अमर के पास जो ये फ्लैट है तो आप किसी चीज पर ही तो अपना अधिकार बता सकते हो। तो वो जो चीज होगी जिस पर अधिकार बता रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो पॉइंट इज ये ऑब्जेक्ट है। तो हैव की फॉर्म के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट है। एक और देखो, अमर, हमने कहा अमर कुक्स, कहता है अमर कुक्स टेस्टी फूड, कि अमर है ना टेस्टी खाना पकाता है। तो अब यहां पर हमने जो बोला अमर टेस्टी खाना, तो ये अमर जो है जो एक्शन कर रहा है, तो ये जो एक्शन कर रहा है तो ये एक्शन जो कर रहा है ये डू वाली वर्ब हुई। ये जो अमर है एक्शन कर रहा है तो डू वाली वर्ब हुई। तो कह रहा है वो एक्शन किस पर हो रहा है? अब कुकिंग किस पर हो रही है, तो इसका इफेक्ट इस पर पड़ रहा है ना भाई। तो ऑब्जेक्ट वो होता है या तो किसी के ऊपर अधिकार बताया जा रहा हो, पोजीशन बताया जा रहा हो, मालिकाना हक बताया जा रहा हो, या फिर जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़े। तो कुकिंग का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पर, फूड पर। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो हैव और डू वाली वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होगा।
लेकिन बी वाली वर्ब के बाद जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट किसी चीज को पूरा करता है और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर पोजीशन बताया जाए या जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़े। तो अब ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा। तो देखो वही एग्जांपल यहां लिखे, रीना इज वोरेशियस, तो इस बी वाली फॉर्म है तो वोरेशियस हमारा जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे रमित हैज ए हाउस इन मुंबई, तो हैव वाला फॉर्म है, तो ये जो ए हाउस हुआ, ये हाउस जो है ये ऑब्जेक्ट है। सुमित कंस्ट्रक्टेड दिस बिल्डिंग लास्ट ईयर, तो कंस्ट्रक्ट क्या हुआ, ये बिल्डिंग हुई, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड जो है वो डू वाला वर्ब है। तो अभी एक स्टेटमेंट में खत्म कर रहा हूं, वो क्या कि बी वाली फॉर्म के बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट, डू और हैव वाली फॉर्म के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? अब अगला देखते हैं, कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने अभी लिखवाया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल होता है, कि मतलब अगर आपको सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट चाहिए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 पार्ट हैं, इन 8 पार्ट में से किन किन को आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और अगर आपको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट हैं उनमें से किस किस को आप कॉम्प्लीमेंट बना सकते हो। तो हम क्या सीख रहे हैं, अब हम सीख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के लिए कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड होते हैं। तो देखो तो पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट के लिए 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। बेटा अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं और सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। किसी तीसरे वर्ड को आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये समझ लीजिए, किसी तीसरे वर्ड को आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। कैसे? देखो एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा कि भाई कि आलिया भट्ट हैज ब्यूटी या ब्यूटीफुल। बताना, कहता आलिया भट्ट हैज ब्यूटी या ब्यूटीफुल, इन दो में से एक वर्ड चुनना है। सोचिए, बताइए कैसे पता चलेगा कि यार ये ब्यूटी कब लगे और ये ब्यूटीफुल कब लगे। तो अगर आप देख पाएंगे तो बेटा देख पाए सेंटेंस में, समझ पाए ये हैव का फॉर्म है, कि हैव के फॉर्म के बाद जो हम यूज करते हैं, हैव के फॉर्म के बाद जो आता है वो आता है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता वो। और ऑब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन ले सकते हैं और या फिर प्रोनाउन। तो अगर आप इन दोनों में देखें तो प्रोनाउन कोई भी नहीं है। तो अगर आप ब्यूटी को डिफाइन करें तो जो ब्यूटी होता है वो होता है नाउन। और बेटा जैसे टी वाई, जिस वर्ड के एंड में टी वाई होता है वो हो गया नाउन। और बेटा ये फुल, तो जिसके एंड में जिसका क्या कहते हैं सफिक्स फुल है तो वो बनता है एडजेक्टिव। तो अब इन दोनों में से डिसाइड करो, नाउन चाहिए या एडजेक्टिव। तो मींस हैव की फॉर्म है, हैव की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन और या फिर प्रोनाउन, और कोई वर्ड आप ले नहीं सकते ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर आप ले रहे हो तो नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई और नहीं ले सकते। तो इनमें प्रोनाउन तो है नहीं, तो फिर इन दोनों में से नाउन लेना पड़ेगा। तो नाउन क्या हुआ, नाउन ब्यूटी हुआ, ब्यूटीफुल नहीं। ब्यूटी हुआ, ब्यूटीफुल नहीं। तो आप समझ पा रहे हैं क्यों, क्योंकि हैव की फॉर्म के बाद सिर्फ नाउन आएगा, एडजेक्टिव नहीं। तो हैव की मतलब ऑब्जेक्ट अगर चाहिए तो हमें या तो नाउन चाहिए या फिर प्रोनाउन, कोई तीसरा वर्ड नहीं लगा सकते। देख रहे हैं आप, समझ में आ गया कि कौन सा वर्ड आएगा। इसके लिए मैं और एग्जांपल देता हूं कि हमने लिखा कि भाई एक वर्ड लिया सीमा, कहता है सीमा हेल्प्स रीमा एंड मी। कि चलो इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं, फाइनेंशियली। क्या कहता है कि सीमा हेल्प्स, कि सीमा हेल्प करती है रीमा
और मेरी फाइनेंशियली। तो अब यहाँ पे जो वर्ब आई वो क्या आया, हेल्प्स। तो हेल्प्स अगर आया तो बेटा ये मेन वर्ब है, सेंटेंस में एक ही वर्ब है, मेन वर्ब है। तो इस वर्ब का, अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या हुआ, क्या कहते हैं, सीमा। और बेटा सब्जेक्ट क्या होता है, तो नाउन या प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये नाउन हुआ। अब बेटा हेल्प किसकी हो रही है, तो हेल्प किसकी हो रही है, क्योंकि ये क्या हुआ, जो मेन वर्ब है डू की वर्ब है। और डू की वर्ब जो आती है, डू की वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो यहां पर देख ले कि रीमा, तो रीमा नाउन है, और बेटा मी प्रोनाउन है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक, क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट रीमा है और मी है। तो बेटा वर्ब के बाद डू वाली वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट जो लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में आप किसी और को लगा ही नहीं सकते। तो ये ऑब्जेक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा या तो नाउन या प्रोनाउन। अब कॉम्प्लीमेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा, या प्रोनाउन भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, या फिर एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। कैसे, लेट्स सी। तो ये समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन और प्रोनाउन होगा। अब कॉम्प्लीमेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या हो सकता है, देखिए अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, कहता है कॉम्प्लीमेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा या तो कोई नाउन, या फिर कोई प्रोनाउन, और या फिर कोई एडजेक्टिव। जैसे अब मैंने एक वर्ड लिखा कि शी इज ब्यूटी, या शी इज, ऐसे लिखता हूं मैं, शी इज इंटेलिजेंट, या शी इज इंटेलिजेंस। मैं क्या वर्ड यूज करूं, शी इज इंटेलिजेंट यूज करूं या शी इज इंटेलिजेंस यूज करूं, कौन सा वर्ड आएगा, इन दोनों में से एक वर्ड लेना है हमें। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो इस जो है वो बी का फॉर्म है, और बेटा बी की फॉर्म के बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको या तो नाउन चाहिए, या प्रोनाउन चाहिए, या फिर एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो यहां पर ना एक चीज और, मैं इसको और बेहतर बनाने के लिए ना, समझना इस एग्जांपल को और बेहतर बनाने के लिए छोटा सा पॉइंट और लिखता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं, देखो और बेहतर बनाने के लिए, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि शी इज इंटेलिजेंट या शी इज इंटेलिजेंटली। ये समझो, ये एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप समझ पाए तो ये इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है, और इंटेलिजेंटली जो है वो एडवर्ब है। तो छोटा सा पॉइंट है, जब हम एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब बनता है। फिर समझ लो, एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई ऐड कर दें तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो यहां से क्लियर हुआ कि भाई ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। तो अब हम यहां पे इंटेलिजेंट लें या इंटेलिजेंटली लें, ऐसे समझ लो। तो ये इस जो है बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट के लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड है, या तो नाउन लोगे, या प्रोनाउन लोगे, या एडजेक्टिव लोगे। तो यहां पर क्या आया, एक एडजेक्टिव आया, एक एडवर्ब आ गया। तो भाई सीधी सी बात है, फिर आप एडजेक्टिव इंटेलिजेंट लोगे, इंटेलिजेंटली क्यों लोगे, क्यों, ये किसने, ये वर्ब ने डिसाइड किया कि उसके आने वाला वर्ड जो है वो क्या होगा। ये किसने डिसाइड किया, ये बी वाली वर्ब ने। तो ये बात को समझना है हमारे पास कि बी वाली वर्ब, डू वाली वर्ब, हैव वाली वर्ब क्या क्या लेती है अपने साथ। तो ये बात समझ में आ गया होगा। चलो एक और एग्जांपल देता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखिए मैंने लिखा कि बी क्वाइट या बी क्वाइटली। मैंने लिखा बी क्वाइट या बी क्वाइटली, क्या आना चाहिए। लेकिन इस बात को समझे कि यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्वाइट जो होता है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में हम एल वाई जोड़े तो इट बिकम्स एडवर्ब। Whenever we add ly to an adjective, it becomes adverb. Now see, तो b तो अपने आप में b का ही फॉर्म है, अब तो इसे मार नहीं आया, b की फॉर्म है। तो b की फॉर्म के बाद जो कॉम्प्लीमेंट आता है, तो मींस अभी हमें चाहिए इन दोनों में से कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इनमें से होगा। तो हमारे पास एडजेक्टिव और एडवर्ब है, तो हम एडजेक्टिव को चुनेंगे, एडवर्ब को नहीं, क्योंकि b के बाद एडवर्ब नहीं, b के बाद एडजेक्टिव आता है। जो कॉम्प्लीमेंट होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। समझ में आ गया होगा। तो हमें ऐसी, ये मैंने देखो छोटे छोटे सेंटेंस में कॉन्सेप्ट क्लियर किया। क्या क्या कर रहा हूं मैं, अभी बेसिक्स करवा रहा हूं।
जब आप एरर करेंगे ना तो दो दो तीन तीन चार चार लाइन का एक सेंटेंस आएगा, तो उसके बाद उसमें एरर पूछेगा ए बी सी डी ई करके, फिर एक छोटा से पॉइंट में एरर होगा तो वहां पे एरर का जस्टिफिकेशन। समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चन तो देखो डिफिकल्ट है ही, समटाइम्स आंसर उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं किसी बात का आंसर दूं कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के साथ हम एडजेक्टिव लगाते हैं, एडवर्ब नहीं लगाते, बच्चे के बाउंस मार गया। सर क्या बोल रहे हो, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट, क्या बोल रहे हो आप? तो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए ना यार, एडजेक्टिव क्या, एडवर्ब क्या, कॉम्प्लीमेंट क्या, ऑब्जेक्ट क्या है। जब तक आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी तो तब तक बेटा मेरा जो आंसर है वो बाउंस मारेगा, 1 फुट ऊपर से निकल जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी आपको सिखाऊं तो वो बाउंस मारे। इसके लिए आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे सेंटेंस में मैंने जो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये बड़े बड़े एरर्स को क्लियर कर देगा। क्लियर है ना बेटा? मैं छोटी सी बात आपको, चलो यार बात तो बहुत बताता हूं, काम की बात करते हैं डायरेक्ट। क्लियर हो गया? तो अब हमने यहां पे देखा कि कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है, तो कॉम्प्लीमेंट नाउन और प्रोनाउन भी होता है। कैसे? ये 2 एग्जांपल और ले लो। तो कॉम्प्लीमेंट हमने कह दिया कि भाई हमने एक एग्जांपल लिया कि अजय, कहता है अजय इज, कोई भी नाउन ले लो, हमने कह दिया अजय इज ए डॉक्टर, बोल दो, कोई भी कुछ भी बोल दो, कोई भी नाउन हो सकता है। तो अब देखो ये पता कैसे चला कि नाउन है? आर्टिकल, आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन आता है, या फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन, तो इससे पता चला कि ये नाउन है। और ये नाउन जो है ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, ये वर्ब डिसाइड करेगी। तो यहाँ बी वाली वर्ब है, तो भाई ये जो नाउन है ये कॉम्प्लीमेंट है, ये जो नाउन है ये कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब प्रोनाउन वाला ले लो एक एग्जांपल। मैंने कहा दिस डॉग इज माइन, हमने लिखा दिस डॉग इज माइन, तो आप समझ पा रहे हैं? तो दिस डॉग जो है ये सब्जेक्ट हुआ, इस जो हुआ ये मेन वर्ब है, सेंटेंस में एक वर्ब है मेन वर्ब है, लेकिन अब ये बी वाली वर्ब है, तो बी वाली वर्ब के बाद जो भी आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। और बेटा लेकिन अभी जो माइन है ये प्रोनाउन है, तो आप देख रहे हैं कि प्रोनाउन भी कॉम्प्लीमेंट। तो हम जब सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट यूज करना है, हमें सेंटेंस में जब बी की फॉर्म यूज करनी है, बी की फॉर्म के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट रखना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट आप सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ही रख सकते हो, एडवर्ब रखोगे या कुछ और रखोगे तो एरर हो जाना है। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आते हैं अगली स्लाइड पर, अगला पॉइंट देखते हैं। इनके एग्जांपल्स दे रखे, देखो यही मैंने एग्जांपल दे दिया बेटा, द टीचर स्कोल्डेड अमन और हिम, तो स्कोल्डेड डू वाली वर्ब है, तो अमन जो हुआ अमन नाउन है, और हिम जो हुआ हिम प्रोनाउन है, तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डू वाली वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अगला मिस्टर गुप्ता इज ए मैनेजर, तो इज बी वाली वर्ब है, तो उसके बाद जो मैनेजर आया वो नाउन है, तो जो नाउन है वो कॉम्प्लीमेंट है, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट नाउन बन जाएगा या नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा। दिस हाउस इज माइन, तो इस जो है बी का फॉर्म है, उसके बाद जो भी आएगा कॉम्प्लीमेंट, लेकिन माइन क्या हुआ? माइन प्रोनाउन है। और अगला है शी इज ब्यूटीफुल, तो क्या ये ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, और ये बी की फॉर्म के बाद आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, या एडजेक्टिव को एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी, सब बोर्ड पर बता दिया, यही आपकी स्लाइड में भी दे रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े अगला पॉइंट, बी पॉइंट, कि द लास्ट वर्ड ऑफ सम फ्रेजेस इज ऑलवेज ए नाउन, द लास्ट वर्ड ऑफ सम फ्रेजेस इज ऑलवेज ए नाउन। तो अब देखो फ्रेजेस, पहले तो फ्रेज समझ लो छोटा सा। अच्छा आपको एक बात बताऊं, जो हमारा अगला वीडियो, आज के बाद जो वीडियो होगा ना, वो अगला वीडियो फ्रेज और क्लॉज पर है, कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। ठीक है, लेकिन अब एक छोटा सा ट्रेलर दे रहा हूं मैं फ्रेज का, समझ लो कि फ्रेज है क्या, तब ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहले फ्रेज समझो। जो अगला बेसिक का पॉइंट है वो है फ्रेज और क्लोज, की व्हाट इज ए फ्रेज एंड व्हाट इज ए क्लोज, डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लोज, और ये एग्जाम में किस तरह से इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, चलो पहले देखें फ्रेज। अगर मैं एक फ्रेज की बात करूं, तो बेटा अगर मैं फ्रेज की बात करूं तो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज को अगर मैं, चलो पहले इसका शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं, तो शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मीनिंग होगा वाक्यांश। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? वाक्यांश। अब इसको संधि विच्छेद कर दो, इसका संधि विच्छेद कर दो, संधि विच्छेद करोगे तो क्या बन रहा है? वाक्य प्लस अंश। क्या बना? वाक्य प्लस अंश। मींस फ्रेज क्या होता है? एक वाक्य का अंश है। फ्रेज क्या होता है? वाक्य का अंश। ये इसका अपना तो मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। तो ये क्या होता है? तो फ्रेज क्या हुआ? शब्दों का वह समूह, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट एंड वर्ब।
फिर समझ लो, शब्दों का वह समूह जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता वो फ्रेज है। शब्दों का वह समूह जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता वो फ्रेज है। तो जैसे हमने बोला, समझो, अब क्या कहता है, विथ माई फादर, मैंने लिख दिया विद माई फादर। अब इसका अपना तो मीनिंग है कि मेरे पापा के साथ, कहता है भाई अब इसका अपना तो मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अगर मैं कह दूं कि मेरे पापा के साथ, तो कि भाई मेरे पापा के साथ कुछ अच्छा हुआ, मेरे पापा के साथ क्या बुरा हुआ, मेरे पापा के साथ क्या कहते हैं उनके दोस्त आ गए, कि मेरे पापा के साथ उनके दोस्त काम पर गए, घर पर आए, क्या कहना चाहता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है। लेकिन हाँ, विद माई फादर ये अपने आप में एक शब्दों का समूह जो मीनिंग कन्वे कर रहा है। इसके अंदर ना कोई सब्जेक्ट है और ना कोई वर्ब है। तो जैसे है ना, अब मैं ऐसे बोलूं कि आई गो टू स्कूल, मैंने लिखा आई गो टू स्कूल। चलो दोबारा लिख देता हूं मैं इसे, मैंने लिखा आई गो टू स्कूल विद माई फादर, आई गो टू स्कूल विद माई फादर। तो अभी अब देखो, ये क्या है, ये पूरा वाक्य है, क्योंकि सेंटेंस बोलने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। किसी भी सेंटेंस क्या होता है, जहां सब्जेक्ट और वर्ब तो कंपलसरी है। तो ये पूरे का पूरा एक सेंटेंस है, ये पूरे का पूरा सेंटेंस है। अब जो है क्या है, विद माई फादर एक ये पूरे वाक्य का एक हिस्सा है, वाक्य का अंश है। तो इसका अपना तो मीनिंग है, लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग है जब तक ये पूरे सेंटेंस में इस्तेमाल ना हो। पूरे सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ तो अब इसका मीनिंग क्लियर हुआ। तो मतलब ये क्या है, ये शब्दों का समूह जो वाक्य के, ये शब्दों का समूह जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है वो फ्रेज होता है। क्लियर हो गया होगा, फ्रेज होता है। अब जो हमारा पॉइंट है वो समझ लो कि द लास्ट वर्ड ऑफ सम फ्रेजेस इज ऑलवेज ए नाउन। तो हम क्या सीख रहे हैं, नाउन। तो क्या क्या बोला उसने, देखो चेक कर लो, प्रेपोजिशन, डिटरमिनर, पजेसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल, नाउन। ठीक है, तो अब इनको समझते हैं कि भाई प्रेपोजिशन, तो ये समझ में आ गया होगा फ्रेज। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं और मैं आपको इंट्रो दे रहा हूं छोटी छोटी चीजों के। देख लो, इस पॉइंट को समझने के लिए पहले प्रेपोजिशन लो, पहले लेते हैं प्रेपोजिशन। तो भाई प्रेपोजिशन आप कैसे पहचानेंगे, तो बेटा छोटा सा हिंट दे रहा हूं, इन, ऑन, एट, विथ, है ना। तो ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस है, प्रेपोजिशन इस टाइप के। दूसरा क्या दे रहा है, डिटरमिनर्स। तो बेटा डिटरमिनर जो नाउन को डिटरमाइन करे, ये सारे आ रहे हैं भी रास्ते में, सबको सबका इंट्रोडक्शन दूंगा मैं कि प्रेपोजिशन को कैसे पहचानेंगे। फिलहाल तो ये देख लो डिटरमिनर क्या होता है, ये सबका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये चल रहा है सब लाइन में ही है, लाइन अप है सब। तो डिटरमिनर क्या होगा बेटा, जैसे सम, एनी, मैनी, सेम, सेम, सच। जैसे हम बोले ए लिटिल, द लिटिल, या खाली लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, etc। तो ये सारे हमारे डिटरमिनर्स हैं। ठीक है, इस टाइप के डिटरमिनर्स। और फिर उसके बाद आता है हमारा क्या कहता है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो ये समझ लो, सबके इंट्रोडक्शन मैं डिटेल में दूंगा। फिलहाल मैं इनको बस छोटा छोटा हिंट दे रहा हूं, वो समझे। तो पजेसिव एडजेक्टिव जो किसी पर अपना अधिकार बताए, जैसे माई, अवर, योर, हिज, है ना, etc, जो किसी के ऊपर अपना अधिकार बताए, पजेसिव एडजेक्टिव। ये समझ में आ गया। तो वो क्या कहता है, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और आर्टिकल लास्ट में दे रखा है, आर्टिकल्स। तो बेटा आर्टिकल्स तो सभी को ही पता होगा, आर्टिकल्स जो होते हैं ए, एन और द। बाकी एक बात बताऊं कि जो डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स भी जो होते हैं वो डिटरमिनर्स ही होते हैं, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल आप ऐसे समझ लो कि प्रेपोजिशन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, डिटरमिनर्स कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स और आर्टिकल कौन से वर्ड्स। अब इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आप प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद नाउन आएगा, या फिर प्रेपोजिशन आप यूज कर रहे हैं तो फ्रेज का जो अंतिम शब्द होगा वो नाउन होगा। फिर समझ लो, अगर प्रेपोजिशन आया, अगर ये वर्ड्स आए तो इनके तुरंत बाद नाउन होगा या फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा। कैसे कैसे, एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला ही लिव्स इन अमेरिका।
मैंने कहा ही लिव्स इन अमेरिका, तो बेटा इन प्रेपोजिशन है, अगर प्रेपोजिशन है तो इसके बाद नाउन आएगा, प्रेपोजिशन बिना नाउन के यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे इन, तो बेटा ये जो बना कि भाई प्रेपोजिशन आया तो उसके तुरंत बाद नाउन, तो ये भी एक फ्रेज बन गया, ठीक है, ये एक फ्रेज बन गया। अब मैं बोलता हूं ही लिव्स इन ए वेरी मिजरेबल कंडीशन, ही लिव्स इन ए वेरी मिजरेबल कंडीशन। तो मेरे बच्चों देखो यहां क्या कहता है, इन प्रेपोजिशन आया, अगर प्रेपोजिशन आया तो उसके तुरंत बाद या फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा। तो यहां पर जो कंडीशन है वो नाउन है कि अगर प्रेपोजिशन आएगा तो क्या बोल रहा है, प्रेपोजिशन आएगा तो उसके तुरंत बाद नाउन, या प्रेपोजिशन आएगा उसके फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन। तो यहां पर इनके बाद जो ये अमेरिका आया इसके तुरंत बाद नाउन, या प्रेपोजिशन आया तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा, क्योंकि पूरा फ्रेज इन ए वेरी मिजरेबल कंडीशन, कि वो बड़ी ही मतलब मिजरेबल कंडीशन में है, बड़ी दयनीय स्थिति में। अब बेटा कंडीशन क्या है, नाउन, तो नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, और भैया जी मिजरेबल, कितना मिजरेबल, तो एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब हो जाएगा, और ए आर्टिकल है ही। तो देखो सारी बातें क्लियर हो गई, ये प्रोनाउन हो गया, ये मेन वर्ब है, ये प्रेपोजिशन, ये आर्टिकल, ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव और ये नाउन। तो बेटा क्या कहता है, प्रेपोजिशन जब आएगा तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब डिटरमिनर पकड़ लेते हैं, इसके अंदर भी वही पॉइंट है। क्या पॉइंट है देख लो, क्लियर हो गया होगा प्रेपोजिशन वाला। अब डिटरमिनर को पकड़ते हैं। मैंने कहा कि डिटरमिनर आएगा, समझे, डिटरमिनर आएगा तो उसके तुरंत बाद नाउन होगा, या फिर जब डिटरमिनर आएगा तो फ्रेज का अंतिम वर्ड जो लास्ट वर्ड है विल बी नाउन। कैसे, मैंने बोला आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। अच्छा डिटरमिनर को पहचानने का एक तरीका बताऊं, आप नाउन में कितना, कितनी, कितने, मतलब हाउ मच या हाउ मेनी जोड़ो, कि नाउन को पहचानने का तरीका, सॉरी डिटरमिनर को पहचानने का तरीका, नाउन के अंदर कितना, कितनी, कितने हिंदी में, और इंग्लिश में हाउ मच हाउ मेनी जोड़ो, तो बेटा जो आंसर में आता है वो डिटरमिनर होगा। कि आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, तो कहता कितनी बुक्स, कहता ए लॉट ऑफ, तो ये अ लॉट ऑफ जो है ये डिटरमिनर है। तो कहता है जब डिटरमिनर आता है तो उसके तुरंत बाद जो होगा वो नाउन नहीं होगा, और या फिर भैया फ्रेज का अंतिम शब्द, जैसे कहता है क्या कहता है, कहता है सेवरल, कहते हैं कई, वेरी पुअर फार्मर्स, बहुत गरीब फार्मर्स को, हैव बीन थ्रेश्ड, थ्रेश्ड की स्पेलिंग में THRASHED, हैव बीन थ्रेश्ड इन हरियाणा, कि भाई वो कि कई जो गरीब जो किसान हैं, बहुत गरीब किसान हैं, उनको हरियाणा के अंदर उन्हें थ्रेश्ड, मारा पीटा गया हरियाणा में। तो अब यहाँ पे देखें, हम समझ पा रहे हैं, तो देखो फार्मर्स में यहाँ पे नाउन में वर्ड क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, कितने फार्मर्स, तो उन्होंने बोला सेवरल। तो जो कितना, कितनी, कितने या हाउ मच हाउ मेनी का आंसर होता है वो डिटरमिनर होगा। तो यहाँ पर ये सेवरल जो है वो डिटरमिनर हुआ, ये पूरी लिस्ट दे दूंगा मैं डिटरमिनर की। तो सेवरल जो है वो डिटरमिनर हुआ। तो कह रहा है जब डिटरमिनर आता है तो जैसे डिटरमिनर आया उसके तुरंत बाद नाउन, या बेटा फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा। तो सेवरल डिटरमिनर आया तो फ्रेज का अंतिम वर्ड नाउन, तो बेटा यहाँ पे जो फार्मर्स है वो नाउन हो गया। और बेटा जी फार्मर्स कैसे हैं, कह रहा है जी पुअर, तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, कितने पुअर, वेरी पुअर, तो वेरी पुअर तो एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना 2-3 बार, बात पूरी बताई है मैंने, कुछ छोड़ा नहीं है। फिर तो अब यहाँ पे प्रेपोजिशन समझ में आया, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद या फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन, डिटरमिनर आया, डिटरमिनर के तुरंत बाद या उसका फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन। तो अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव पकड़ लो, चलो अब इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव को पकड़ लो, क्योंकि उसके अंदर भी यही लगता है। क्या लगता है, लेट्स सी। अब लेते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव का एक एग्जांपल। हमने बोला कि भाई कि माय फादर टीचेस योर
ब्रदर, कहता है माई फादर टीचेस योर ब्रदर। तो अब यहां पर देखें तो ये माई, तो माई जो है फादर के ऊपर अपना पोजीशन बता रहा है, इसलिए पॉजिटिव। और बेटा जो वर्ड नाउन को डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। योर ब्रदर, तो बेटा अब ब्रदर किसका, योर का, तो योर अपना ब्रदर पर पोजीशन बता रहा है इसलिए पॉजिटिव। और बेटा नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, तो क्या बना, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो माई और योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो माई अवर योर, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन को डिफाइन कर रहे हैं इसलिए एडजेक्टिव है। अब कहता है पॉजिटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद, पॉजिटिव एडजेक्टिव तुरंत बाद या फिर फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा, या फिर फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन। तो जैसे मैंने एक बोला कि हिज एल्डर ब्रदर ऑलवेज हेल्प्स मी, कहते हैं हिज एल्डर ब्रदर ऑलवेज हेल्प्स मी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, फिर समझ लो पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो उसके तुरंत बाद या फिर फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा, और जो नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होगा। जो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करे वो एडजेक्टिव, तो ये भी तो नाउन के मीनिंग में ऐड कर रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव। क्लियर हुआ। अब आर्टिकल का भी देख लो, इसमें भी यही केस है। अब आर्टिकल का पॉइंट देख लो, इसमें भी ये केस है और बात समझ में आ जाएगी। तो अब देखो जरा यहां पर मैंने लिखा, कहता है आई हैव ए नोवेल, कहता आई हैव ए नोवेल। तो यहां पर मैंने अगर आर्टिकल लगाया तो आर्टिकल ए एंड द कोई भी, तो उसके तुरंत बाद नाउन होगा, और या फिर आर्टिकल लगाया तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन। तो मैंने यहां पे बोला आई हैव ए, कि आई हैव एन ओल्ड नोवेल, आई हैव ए वेरी ओल्ड नोवेल। फिर समझ लो इसके अंदर भी यही है, अगर आर्टिकल ए एंड आएगा तो फ्रेज का उसके तुरंत बाद या तो नाउन या फिर ए एंड आएगा तो जो फ्रेज का अंतिम शब्द है वो नाउन होगा, लास्ट वर्ड जो होगा नाउन होगा। तो बेटा अगर नोवेल नाउन है तो नोवेल कैसा है, नोवेल है ओल्ड, तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, कितना ओल्ड, वेरी ओल्ड, तो वेरी जो है वो एडवर्ब हो गया। उम्मीद कर रहा हूं ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो बेटा आप वहीं पर देख लो सारी चीजें जो बोर्ड पर बताइए आपके पास है कि प्रेपोजिशन, डिटरमिनर, पॉजिटिव एडजेक्टिव, आर्टिकल प्लस में नाउन, तो मतलब इसके तुरंत बाद नाउन या फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन। तो बेटा आप उठाकर देख लो सारे के सारे एग्जांपल्स। फिल्म स्टार्स लिव इन ए वेरी लग्जूरियस फ्लैट्स इन मुंबई, तो पहले किसे, प्रेपोजिशन से शुरू हुआ इन, बाकी फिल्म स्टार्स सब्जेक्ट है तो नाउन है, लिव मेन वर्ब है, तो इन प्रेपोजिशन है तो फ्रेज का अंतिम शब्द कौन सा हुआ, फ्लैट्स, तो इन ए वेरी लग्जूरियस फ्लैट्स, तो फ्लैट्स नाउन है, तो फ्लैट्स कैसे हैं जी, लग्जूरियस, तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, तो लग्जूरियस एडजेक्टिव, और कितने लग्जूरियस है जी, वेरी, तो वेरी एडवर्ब। क्लियर है। फिर क्या कहता है, इन मुंबई, तो इन मुंबई, तो इन प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद या फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन, तो इन मुंबई, तो मुंबई नाउन है। तो बाकी ये जितने भी हैं ये सारे के सारे नाउन फ्रेज। तो जैसे हमने बोला ना ए वेरी ओल्ड नोवेल, तो ये पूरे का पूरा कहलाएगा नाउन फ्रेज। क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज, क्योंकि इस फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन है इसलिए नाउन फ्रेज। तो फ्रेज क्यों है, क्योंकि शब्दों का समूह है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है इसलिए ये फ्रेज है, और इस फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन है क्योंकि इसके अंदर नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। समझ लो, शब्दों के समूह में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर लास्ट वर्ड वर्ब है तो वो वर्ब फ्रेज है, शब्दों के समूह में लास्ट वर्ड एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज है, शब्दों के समूह में लास्ट वर्ड एडवर्ब है तो वो एडवर्ब फ्रेज है। तो ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया है कि शब्दों के समूह का अंतिम वर्ड क्या होता है तो वो वही फ्रेज बनता है। तो ये मैं आपको कब बताऊंगा, आगे बेसिक्स में सारी चीजें आ रही है वन बाय वन। अभी मैंने एक ट्रेलर फेंक दिया छोटा सा, लेट्स सी। उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब अगला एग्जांपल ले लो, माय ब्रदर इज ए वेरी हार्ड वर्किंग मैन। तो अगला लिया माय ब्रदर इज ए वेरी हार्ड वर्किंग मैन, तो मैंने देखा माय ब्रदर, तो माय क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ब्रदर नाउन है, इज मेन वर्ब है। अब आ गया आर्टिकल, अगर आर्टिकल आया तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन, तो अगर ए आया तो भैया मैन जो हुआ वो नाउन हुआ, फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन। मैन कैसा है, हार्ड वर्किंग, तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, और कितना हार्ड वर्किंग की, वेरी हार्ड वर्किंग, तो जो वेरी हुआ वो एडवर्ब हुआ। सो सिंपल एज ABC। बस सुनने की जरूरत है बातों को, कंसंट्रेशन की जरूरत है, फोकस की जरूरत है। वी नीड सम फोकस, वी नीड सम कंसंट्रेशन, एवरीथिंग इज इजी।
और फिर मैंने बताया इजी नहीं, इफेक्टिव चीजों पर जाना, और अगर इफेक्टिव चीजें इजी हो जाए तो कितना बढ़िया, तो उसके लिए कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। देखो आगे, मैनी अनवांटेड डिजीजेस एंटर्ड इंडिया, तो दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है जिसके अंदर वर्ब हो सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। तो यहाँ पे एंटर्ड जो है वो हमारा मेन वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट कौन हुआ, इंडिया। तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, मैनी अनवांटेड डिजीजेस। तो मैनी अनवांटेड डिजीजेस ये हमारा जो है पूरा नाउन फ्रेज, ये एक सब कंपाउंड सब्जेक्ट है, पूरे का पूरा सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर पहले लेते हैं मैनी को, तो मैनी समझ पा रहे हैं कि वो डिटरमिनर है, तो डिटरमिनर है तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन, तो फ्रेज का अंतिम शब्द कौन सा हो गया जी, डिजीज। तो अगर नाउन, तो डिजीज इज नाउन है, तो डिजीज कैसे है, अनवांटेड, जो हम चाहते नहीं है ऐसे डिजीज, ऐसी बीमारियां इंडिया के अंदर घुस गई हैं। तो डिजीज इज नाउन है, नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, तो अनवांटेड एडजेक्टिव हुआ। उम्मीद कर रहा हूं पूरा समझ में आ गया होगा, बोर्ड पर भी बता दिया, ये भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं बॉस, आगे देखें, आगे आते हैं। तो अगला पॉइंट लेता है सी कि द आंसर ऑफ व्हाट इज ऑलवेज नाउन। लेट्स सी, इसे भी समझते हैं, इरेज कर रहा हूं। देखें, कहता है द आंसर ऑफ व्हाट इज ऑलवेज नाउन, कि व्हाट का आंसर इज ऑलवेज नाउन। तो जो वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन पुट करो, जो भी आंसर में आता है वो नाउन होगा, चाहे वो एक शब्द हो या तो एक वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वो भी नाउन है, वो नाउन और नाउन फ्रेज हो जाएगा। व्हाट के आंसर में ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है तो वो नाउन फ्रेज, और व्हाट के आंसर में एक सिंगल वर्ड आ रहा है तो वो भी नाउन होता है। ठीक है, तो व्हाट का आंसर, अगर व्हाट के आंसर में जो वर्ड है वो नाउन ही होगा, दैट्स इट। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, कि रमन सेल्स मैंगोज। मैंने लिखा रमन सेल्स मैंगोज, कि रमन मैंगो बेचता है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि सेल्स जो है सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो मेन वर्ब है, डू वाली वर्ब। अब सेल कौन कर रहा है, रमन, तो रमन सब्जेक्ट है। तो रमन सेल्स व्हाट, रमन बेचता क्या है, तो इस व्हाट के आंसर में क्या लेंगे आप, मैंगोज, दैट्स इट। तो व्हाट के आंसर में आने वाला वर्ड हमेशा नाउन होगा, ये समझ लो। फिर देख लो, तो अब देखो, अच्छा ये चीज, अब ये सेल्स क्या जो है, ये मैंगोज जो है सेल्स का ऑब्जेक्ट है, तो मतलब नाउन। तो अब यहाँ पे नाउन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम तो नाउन ही करता है ना, ऑब्जेक्ट का काम नाउन करेगा। एक और देखो, मैं इसी का पैसिव वॉइस बना दूं कि भाई मैंगोज आर सोल्ड बाय रमन, कि मैंगोज आर सोल्ड बाय रमन। तो ये क्या बना कि व्हाट आर, कहता है व्हाट आर सोल्ड बाय रमन, कि रमन के द्वारा बेचा क्या जा रहा है। तो आंसर में आप लेंगे क्या बेचा जा रहा है, वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन पुट करो, तो आंसर में आ गया मैंगोज, तो दैट्स इट, ये नाउन है। और आप देख पा रहे होंगे तो इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का काम नाउन ही तो करता है। तो व्हाट के आंसर में आने वाला कोई भी वर्ड होगा वो नाउन होगा। अगर वो शब्दों का समूह है तो वो नाउन फ्रेज होगा नाउन नहीं, शब्दों का समूह है इसलिए फ्रेज है। एक और एग्जांपल लो, जैसे मैंने बोला, मैंने लिखा एक सेंटेंस, ए थीफ हैज स्टोलन, ए थीफ हैज स्टोलन many precious pieces of jewelry। लो जी, मैंने कहा ए थीफ हैज स्टोलन मैनी प्रेशियस पीसेस ऑफ ज्वेलरी। तो अब मैंने बोला ए थीफ हैज स्टोलन, तो ए थीफ हैज स्टोलन व्हाट, कि चोर ने क्या चुराया। तो व्हाट के आंसर में, वर्ब के अंदर व्हाट से क्वेश्चन पुट किया, तो आंसर में यहां से लेके यहां तक आया कि नहीं आया, कि ए थीफ हैज स्टोलन मेनी प्रेशियस पीसेस ऑफ ज्वेलरी। तो अब समझे, तो यहां पर हमने क्या किया कि व्हाट के आंसर में जब ये आया तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये नाउन हुआ, लेकिन ये शब्दों का समूह है इसलिए ये नाउन फ्रेज। ये एक सिंगल वर्ड में आया था तो ये सिर्फ नाउन है, तो ये शब्दों का समूह है तो नाउन फ्रेज। क्यों नाउन फ्रेज क्यों है, क्योंकि व्हाट के आंसर में आया इससे पता चला ना पूरा नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। और वैसे भी देख लो ना, अब ऐसे भी समझ लो, मैनी आया तो मैनी डिटरमिनर है,
डिटरमिनर है तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा, तो मतलब ज्वेलरी नाउन है, तो इसलिए ये नाउन फ्रेज बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? तो व्हाट का आंसर हमेशा नाउन होगा। इसके लिए एक चीज और देखो, नोट कर लो, इसके लिए एक चीज और देखो, एक बढ़िया चीज बताता हूं, एक और टर्मिनोलॉजी मैंने लिखा एक नाम कि पूजा लव्स पिज्जा। पूजा लव्स पिज्जा। तो मैं क्वेश्चन पुट करता हूं कि पूजा लव्स, मैंने क्वेश्चन पुट किया पूजा लव्स व्हाट, तो व्हाट के आंसर में पिज्जा आया, तो ये पिज्जा क्या हुआ? ये नाउन हुआ, दैट्स इट। और वैसे भी इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट भी तो नाउन नहीं होता है। क्लियर है? अभी मैं कह रहा हूं इसी सेंटेंस में पिज्जा हटा दूं। मैंने लिखा पूजा लव्स कुकिंग डांसिंग, कुछ बोलो, पूजा लव्स डांसिंग, कि पूजा लव्स डांसिंग। तो अब जरा इसमें देखना, पूजा लव्स डांसिंग, मैं यहां पे पूछ रहा हूं कि पूजा लव्स व्हाट, तो व्हाट के आंसर में डांसिंग आया कि नहीं? तो यार यहां पे व्हाट के आंसर में पिज्जा आया तो वो नाउन है, तो यार ऐसे तो हम समझ जाते हैं नाउन है, लेकिन यहां पे व्हाट के आंसर में डांसिंग V1 प्लस ING आ गया, तो पॉइंट इज ये भी नाउन है। अब इसे वर्ब मत बोलना कि जी वर्ब के साथ ING लग गया तो हमारा तो वर्ब होता है। हाँ, वर्ब के साथ ING लगता है, वर्ब होता है, लेकिन कब? जब सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जा रहा है। अभी बताता हूं एग्जांपल। लेकिन इस वक्त यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है, लव का ऑब्जेक्ट है, और दूसरा व्हाट के आंसर में आ रहा है। तो पॉइंट इज, तो जब ING फॉर्म नाउन की तरह रिएक्ट करे, जब ING फॉर्म नाउन की तरह रिएक्ट करे, तब वो क्या कहते हैं, जो होगा उसे जिरंड कहते हैं। तो यहां पर ये जिरंड है। क्लियर है? एक और टर्मिनोलॉजी देख लो, ये जिरंड है। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसका पैसिव। चलो एक और एग्जांपल, स्पीटिंग इज नॉट अलाउड इन द दिल्ली मेट्रो। कहते हैं स्पीटिंग इज नॉट अलाउड इन द दिल्ली मेट्रो, कि दिल्ली मेट्रो में जी स्पीटिंग अलाउड नहीं है। तो अब यहां पे वर्ब आ गई, तो मैं यहां पे क्वेश्चन पुट कर लेता हूं कि व्हाट इज नॉट अलाउड इन द दिल्ली मेट्रो, व्हाट इज नॉट अलाउड इन द दिल्ली मेट्रो, तो आंसर में क्या आया जी? स्पीटिंग। तो अब ये स्पीटिंग क्या हुआ? ये नाउन है, तो ये नाउन है, तो जब V1 प्लस ING एज ए नाउन रिएक्ट करेगा तो वो जेरंड होता है। अब पॉइंट इज, ये क्लियर हुआ? अब यहां पे इज वर्ब है, दुनिया का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जब आप वर्ब लिखोगे तो सब्जेक्ट ना लिखो, तो इसका मतलब है इस वर्ब का सब्जेक्ट स्पीटिंग है। और अगर अब सब्जेक्ट भी हो गया तो स्पीटिंग अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन होता है, तो तब भी तो ये नाउन सिद्ध हो गया। तो स्पीटिंग को आप नाउन बोलो, जिरंड बोलो, सब्जेक्ट बोलो, बात एक है, इसके तीनों नाम है। ये स्पीटिंग जो है नाउन भी है, जिरंड भी है, सब्जेक्ट भी है। पॉइंट इज, मैं आपके सामने हूं तो आपका मेरा क्या रिलेशन? इस वक्त हम टीचर और स्टूडेंट, तो उस वक्त मैं टीचर। लेकिन अगर मेरा दोस्त सामने आ जाएगा तो वो तो मेरे से पढ़ा नहीं है, तो मैं उसके लिए क्या हुआ? मैं उसके लिए फ्रेंड हुआ। आपके लिए टीचर, उसके लिए फ्रेंड। मैं अपने मम्मी पापा के सामने आ जाऊं तो मैं उनका बेटा हुआ, सन हुआ। तो पॉइंट इज, मैं ही टीचर हूं, मैं ही फ्रेंड हूं, मैं ही सन हूं। तो डिपेंड कर रहा है ना, मैं अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा हूं, किस पोजीशन में। तो मैंने क्या बताया? तो प्लेस वैल्यू ज्यादा मैटर करती है फेस वैल्यू से। ये बात समझ में आ गई होगी? स्पीटिंग, तो यहां पे जो ये स्पीटिंग है सब्जेक्ट बन रहा है, तो सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है। और बेटा जब नाउन ING के रूप में आएगा तो वो जिरंड होगा। अब यहां पर ये जो डांसिंग है ये क्या है? ये लव्स का ऑब्जेक्ट है। डांसिंग जो है लव्स का ऑब्जेक्ट है, तो या तो इसे ऑब्जेक्ट बोलो, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है। और अगर ING फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने तो उसे जिरंड कहते हैं। दैट्स इट, पॉइंट क्लियर। अब जरा एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, सुंदर सा, बेहतरीन सा, बढ़िया सा, ब्यूटीफुल सा। मैंने लिखा कि पूजा इज स्विमिंग, कि पूजा अब स्विमिंग कर रही है। तो यहां पे भी पूजा, कि भाई ये हमारा पूजा इज स्विमिंग, पूजा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है? स्विमिंग करना। तो यहां दो वर्ब आई, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। तो यहां पर
तो जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है तो ये वर्ब है, तो ये जो वर्ब है तो बेसिकली ये वर्ब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब तो ये रही इज, इसकी वर्ब तो ये रही लव्स। समझ रहे बात को? ये डांसिंग और स्पीटिंग ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सॉरी सब्जेक्ट नहीं है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का काम तो नाउन ही करता है ना, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं। तो मींस यहां पे तो इसे वर्ब कह नहीं सकते, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट नहीं, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं, यहां पर ये वर्ब है। तो बेटा यहां पर ये वर्ब है तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर समझ लो, दो टर्म आ गई हैं, दो टर्म आ गई हैं। पहली टर्म क्या है? पहली टर्म जब क्या एक टर्म आ गई यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक टर्म आ गई जिरंड, एक टर्म आ गई प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक टर्म आ गई जिरंड। तो इसको ऐसे समझ लो, तो जब V4 कहते हैं V4 सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन होगा तब वो मेन वर्ब होगा। तो और जब वो मेन वर्ब होगा तो उस वक्त वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और बेटा जब V4 सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, या मान लो सेंटेंस में नाउन की तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन ही होते हैं। तो जब वो नाउन की तरह रिएक्ट करेगा तब आईएनजी फॉर्म जो कहलाएगी उसे जिरंड कहते हैं। समझ लो, तो V4 दो काम कर रहा है, सब्जेक्ट का एक्शन मेन वर्ब तब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो V4 जब सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा तब वो नाउन होगा। तो जब V4 सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करेगा तो नाउन, और जब आईएनजी फॉर्म नाउन बनती है तो उसे जिरंड कहते हैं। समझ लो, ठीक है। अब यही बात आपके सामने लिखी हुई है, यही बात आपके सामने लिखी हुई है। चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूं। मैंने लिखा ए ब्यूटीफुल गर्ल इज स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल। A beautiful girl is swimming in the swimming pool। पहले हम इस स्विमिंग को डिफाइन कर लेते हैं, ये स्विमिंग और इस स्विमिंग को डिफाइन करते हैं, ठीक है। बाकी करेंगे सारा एक एक वर्ड समझेंगे। तो बेटा आप समझ पा रहे हैं, ये जो गर्ल है, ये गर्ल की खूबसूरत लड़की स्विमिंग कर रही है, तो बेटा ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट इस एक्शन को कर रहा है। तो मतलब यहां पर ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर ये V1 प्लस आईएनजी मेन वर्ब है तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन है, ये सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन है, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इन क्या हुआ? इन हुआ प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन हुआ तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा। करवाया अभी कि अगर प्रेपोजिशन आएगा तो फ्रेज का अंतिम वर्ड नाउन होगा। तो लास्ट वर्ड जो नाउन है, तो भैया नाउन, तो पूल कैसा? पूल स्विमिंग, तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, और द क्या हुआ? द आर्टिकल, तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब, अच्छा ये मैंने एडजेक्टिव वाला पॉइंट अभी बताया नहीं था, इसको अभी ऐसे रहने दो, मैंने अभी एडजेक्टिव वाला पॉइंट नहीं बताया। ये भी बेटा सही है, लेकिन मैंने अभी ये एडजेक्टिव वाला पॉइंट नहीं बताया। इसे यहां पे करो, इज स्विमिंग, ए ब्यूटीफुल गर्ल इज स्विमिंग, क्योंकि मैंने अभी वो वाला पॉइंट अभी करवाया नहीं है, वो मैं भी एडजेक्टिव में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिया? ये आर्टिकल है तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन, तो नाउन क्या होता है? वो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, और ये रहा आर्टिकल। तो एक और देखो, मैंने कहा, कहता है स्विमिंग इज एन आर्ट। अब इसे देख लो, स्विमिंग इज एन आर्ट। तो बेटा अगर मैं इसे सेंटेंस बोलूं, तो जो इज है, वो मेन वर्ब, और दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जब आप वर्ब लिखोगे तो सब्जेक्ट ना लिखो। तो मीन्स यहां पर जो स्विमिंग है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, तो ये प्रोनाउन नहीं है, तो ये नाउन हुआ। और अगर नाउन है तो बेटा जब आईएनजी फॉर्म एज ए नाउन रिएक्ट करती है तो उसे जेरंड कहते हैं। और जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का एक्शन होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखो यहां पर भी स्विमिंग है, यहां पर भी स्विमिंग है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन ये यहां पर जिरंड है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई। तो यही बात अब यहां पर देख लो, द आंसर ऑफ व्हाट इज ऑलवेज ए नाउन। तो हमने बोला कि राम लर्न्स व्हाट, इंग्लिश, तो इंग्लिश जो है लर्न्स का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नाउन होता है, व्हाट के आंसर में आ रहा है तो वैसे भी नाउन है।
फिर इसी का पैसिव वॉइस बना दिया कि इंग्लिश इज लर्नड बाय राम, इंग्लिश इज लर्नड बाय राम। तो बेटा इज लर्नड जो हुआ कि व्हाट इज लर्नड बाय राम, राम के द्वारा क्या सीखा जाता है, राम के द्वारा इंग्लिश सीखा जाता है। तो इंग्लिश क्या हुआ, वो इज का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट भी नाउन होता है और व्हाट के आंसर में आने वाला वर्ड भी नाउन होता है। क्लियर है? हमने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम कह रहे हैं व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी क्या है, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या हुआ, इज का सब्जेक्ट है तो बेटा वो भी नाउन और व्हाट के आंसर में आ रहा है तो भी नाउन। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो आंसर में आया स्मोकिंग। तो ये जो स्मोकिंग है ये इज का सब्जेक्ट है तो तब भी ये नाउन है और व्हाट के आंसर में आ रहा है ये तब भी नाउन है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। नाउन का अंतिम पार्ट कि सम सफिक्सेस इंडिकेट टू ए नाउन। तो बेटा नाउन सफिक्सेस देखिए दो वर्ड है बेटा, दो टर्म, देखो धीरे धीरे टर्म क्लियर करें। तो अब जो हमने टर्म क्लियर किया जिरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, तो देखो हमने कितनी सारी चीजें क्लियर करी। तो देखो मैं यहां पर अभी क्या बता रहा हूं, देखो यहां पर हम कर रहे हैं, एक तो ये वर्ड क्लियर करो प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, अगर प्री और फिक्स को मैं डिफाइन करूं तो प्री का मतलब होता है बिफोर और फिक्स का मतलब होता है टू ऐड, जोड़ना, टू ऐड। तो जो पहले आके जुड़े वो प्रीफिक्स है। तो जैसे मैं बोल दूं कि भाई मैंने लिखा मैनेजमेंट, ठीक है, तो इससे पहले मैं कुछ जोड़ दूं तो मैंने लिख दिया इससे पहले मिस, तो क्या वर्ड बना, मिस मैनेजमेंट। तो बेटा ये जो मिस है ना ये प्रीफिक्स है, पहले आने वाला। तो ऐसे ही बनते सफिक्स। तो जैसे मैंने एक वर्ड लिखा मैनेज, मैंने एक वर्ड लिखा मैनेज, लिखा मैनेज, अब मैं इस मैनेज के अंदर मेंट जोड़ दूं तो मैनेज के अंदर मेंट, तो अब ये बाद में जुड़ रहा है। तो जो बेटा पहले जुड़ता है उसे प्रीफिक्स और जो बाद में जुड़ता है उसे सफिक्स कहते हैं। जो पहले आकर जुड़े किसी से, मैनेजमेंट में मैंने मिस लगाया तो मिस मैनेजमेंट, तो ये प्रीफिक्स, जो बाद में आकर जुड़े उसे सफिक्स। तो अब क्या कह रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं, नाउन सफिक्स। नाउन सफिक्स व्हाट डज इट मीन कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी वर्ड के एंड में लगते हैं वो नाउन बनाते हैं, तो उसे हम नाउन सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन सफिक्स। तो जैसे हमने कह दिया कि भाई हमने लिखा चाइल्ड, हमने लिखा चाइल्ड, अगर चाइल्ड के बाद में मैं हुड लगा दूं तो हुड एक ऐसा सफिक्स है कि अगर मैं चाइल्डहुड बोलूं तो इस हुड से, मैं चाइल्डहुड बोलूं इस हुड से ये क्लियर हो गया कि ये वर्ड नाउन है। क्यों? क्योंकि ये इस वर्ड ने इस वर्ड क्या कहते हैं बता दिया कि ये नाउन सफिक्स है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो जैसे ही इसमें लिखा है टी वाई आ जाए तो टी वाई जैसे ब्यूटी, किसी वर्ड का जो सफिक्स है वो आर वाई हो तो जैसे स्टेशनरी, ब्रेवरी, किसी वर्ड का जो सफिक्स है वो नेस हो तो जैसे हैप्पीनेस, किसी वर्ड का सफिक्स अगर मेंट हो तो जैसे गवर्नमेंट, किसी वर्ड का सफिक्स हम ए जी ई पढ़े तो ए जी ई हो जैसे मैरिज, किसी वर्ड का सफिक्स टी आई ओ एन हो तो जैसे एक्शन, किसी वर्ड का सफिक्स एस आई ओ एन हो जैसे परमिशन, किसी वर्ड का सफिक्स सी आई ओ एन हो तो जैसे सस्पिशन, किसी वर्ड का सफिक्स ई एन सी ई हो तो जैसे इंटेलिजेंस और नेग्लिजेंस, और किसी वर्ड का सफिक्स जैसे हुड हो तो बेटा चाइल्डहुड, तो वो नाउन सफिक्स होते हैं, इनसे वर्ड नाउन बन जाता है। उम्मीद कर रहा हूं आप नाउन की पहचानने में दिक्कत नहीं लोगे, सेंटेंस में नाउन क्या है आप पहचान लोगे। जब आप नाउन पहचान लोगे तो उसके अंदर जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उन्हें भी पहचान लोगे। तो पहले तो नाउन पहचानोगे तभी तो कॉन्सेप्ट लगाओगे, नाउन पहचानोगे नहीं तो कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। तब ये नाउन की हमने समझ लिया कि नाउन को कैसे पहचानना है, तो ये नाउन का इंट्रोडक्शन था। अब प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है बेटा। अब लेते हैं हम प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं, तब आपके सामने प्रोनाउन आ रहा है, लेट्स सी। तो पहले मैं प्रोनाउन को छोटा सा मैं इतना सा डिफाइन करूं तो प्रो और नाउन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो उस हिसाब से प्रो का मतलब जो हुआ वो हुआ इन प्लेस ऑफ। तो ये क्या होता है, प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर है। तो इन प्लेस को हिंदी में, इन प्लेस ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं, के स्थान पर। इसका मीनिंग क्या हो, के स्थान पर, मतलब जो वर्ड नाउन के स्थान पर आता है वो प्रोनाउन होता है।
जो वर्ड नाउन के स्थान पर होता है वो प्रोनाउन होता है। भाई जैसे मैंने बोला रवि इज माई फ्रेंड, रवि इज माई फ्रेंड, तो फिर मैं बोलता हूं रवि इज वेरी इंटेलिजेंट। मैंने कहा रवि इज माई फ्रेंड एंड रवि इज वेरी इंटेलिजेंट। तो आप एक बात देखिए, मैंने यहां पर रवि और रवि को रिपीट कर दिया, तो बेसिकली जब मैंने रवि और रवि को रिपीट कर दिया तो यहां पर क्या है, बेसिकली सेंटेंस मीनिंग वाइज गलत नहीं है, इसका मीनिंग बिल्कुल ठीक है, इसका मीनिंग बिल्कुल ठीक है, बस ग्रामेटिकल एरर हुआ। क्या रवि और रवि रिपीट हो गया, और रवि नाउन है, किसी भी पर्सन का नाम नाउन होता है, किसी भी पर्सन प्लेस थिंग का नाम नाउन है, और वैसे भी इस वर्ब का सब्जेक्ट है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो ये क्या हुआ, नाउन। तो यहां पर नाउन रिपीट हो गया। तो बेटा एक नाउन तो पहला तो ठीक होता है, दूसरा नाउन जो रिपीटिशन में वो एरर होता है। तो बेटा अब मैं यहां पर रवि के लिए अगर ही यूज कर दूं तो किसी नाउन को हटाकर उसके स्थान पर जो वर्ड लगता है वो प्रनाउन होता है। तो बेटा अब ये समझे कि नाउन के स्थान पर जब हम कोई वर्ड लगाते हैं तो प्रनाउन, तो यहाँ पे जैसे रवि है तो रवि के लिए हमें कोई प्रनाउन लगाना है तो नाउन। तो जब हम नाउन के स्थान पर कोई प्रनाउन लगाते हैं तो तीन चीज में, एक नंबर, नंबर मतलब सिंगुलर प्लूरल, एक पर्सन, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और बेटा एक जेंडर। तो जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। तो नाउन किस नंबर में है, कि कौन सा पर्सन है और कौन सा जेंडर है, इसी बात को देखते हुए हमें प्रोनाउन डिसाइड करना होता है। तो जो हमने ही लगाया है ना, ही की भी ये तीनों चीजें इससे मैच करनी चाहिए, कि जैसे नाउन सिंगुलर है तो बेटा सिंगुलर ही हमने प्रोनाउन लिया, तो ये क्या हुआ, नंबर मैच कर गया। ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर हमें ही जो है वो भी थर्ड पर्सन लेना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर हमारा पर्सन थर्ड है। और बेटा ये जेंडर, तो ये मैस्कुलिन जेंडर है तो ही भी तो मैस्कुलिन जेंडर होता है। तो जब हम किसी नाउन के लिए कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो नंबर पर्सन जेंडर में, नंबर पर्सन जेंडर में इक्विवेलेंट होना चाहिए। नंबर 2 होते हैं सिंगुलर प्लूरल, पर्सन 3 होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जेंडर 4 होते हैं, मैस्कुलिन जो मेल के लिए लगता है, फेमिनिन जो फीमेल के लिए लगता है, न्यूटर जो मेल और फीमेल में से कुछ नहीं होता, जैसे पेन, इसका कोई जेंडर नहीं है। तो और चौथा होता है कॉमन लिन, कॉमन जेंडर, तो जैसे टीचर हुआ, स्टूडेंट हुआ, टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी। तो ये सारी चीजें देखकर हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन लगाते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो अब आप आगे बढ़िए तो देखें हाउ टू रिकॉग्नाइज ए प्रोनाउन, हम प्रोनाउन को कैसे पहचाने। ठीक है, देखिए बेटा तो अब आते हैं भाई प्रोनाउन को कैसे पहचाने, तो हाउ टू रिकॉग्नाइज ए प्रोनाउन। तो पहला पॉइंट जो मैंने करवा दिया आपको, प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन। जो प्रोनाउन यूज होता है, जो प्रोनाउन यूज होता है वो नाउन की रिपीटिशन को खत्म करने के लिए यूज होता है। तो जैसे हमने बोला रमेश इज वेरी इंटेलिजेंट एंड रमेश इज माय बॉसम फ्रेंड, तो यहाँ रमेश और रमेश रिपीट हो गया, तो बेटा रमेश और रमेश रिपीट हुआ तो पहला सेंटेंस गलत हो गया। मीनिंग वाइज ठीक है लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत हुआ, तो रमेश के स्थान पर हमने ही लगाया, तो बेटा जो रमेश के स्थान पर हमने ही लगाया तो ये प्रोनाउन है। तो जो वर्ड नाउन की रिपीटिशन को खत्म करे वो प्रोनाउन है। क्लियर हुआ। अब कहता है दूसरा, इफ यू रीड दिस नोवेल यू विल लाइक दिस नोवेल, तो दिस और नोवेल, दिस नोवेल रिपीट हो गया, तो आगे बढ़ो, तो ये गलत है। अगली स्लाइड पर देखो इसका आंसर लेते हैं। अगली स्लाइड पर तो देखो, सबसे ऊपर देखो, इफ यू रीड दिस नोवेल यू विल लाइक इट, क्योंकि नोवेल नॉन लिविंग थिंग था, सिंगुलर था, तो इसके लिए हमने इट लिया, तो ये सही हो गया। बाकी मीनिंग वाइज वो भी गलत नहीं था, मीनिंग वाइज ये भी गलत नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट ही सही रखेंगे। अब जरा इसे देखो, अब जो आगे मैं बता रहा हूं इस पर ध्यान देना कि आई नो द मैन नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। देखिए मैंने लिखा आई नो द मैन never speaks the truth। कहता है भाई मैं उस आदमी को जानता हूं जो आदमी कभी सच नहीं बोलता। तो यहां पर बात आ रही है
मीनिंग तो बिल्कुल ठीक है, मैं उस आदमी को जानता हूं जो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, तो मीनिंग ठीक है। लेकिन यहां पर ये मैन और मैन रिपीट हो गया, द मैन रिपीट हो गया। अब ये रिपीट हो गया तो यहां पर ये एरर हो गया, तो सेंटेंस हुआ गलत। अब पॉइंट ये आता है कि जी अगर ये मैन है, ये तो मेल है, तो क्या मैं इसके लिए ही रख दूं, यहां मीनिंग आएगा? जरा देखना, मैं अगर ऐसे बोल दूं कि आई नो द मैन, आई नो द मैन, ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, तो क्या ये सही है? तो आप समझ पाएंगे कि ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसके स्थान पे क्या होना चाहिए? तो देखो, इसके स्थान पर ये होना चाहिए, मैं समझाता हूं, आई नो द मैन, आई नो द मैन। अब यहां पर हम ही नहीं रखेंगे, यहां पर हम हु रखेंगे, हु नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। ये मैं आपको एक ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूं, मैं हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूं। बेटा यहां पर जो हु है, यहां पर जो हु है, इसका मीनिंग जो है वो है जो का सेंस, और ही का मतलब होता है वह। अब जरा मीनिंग निकालना कि आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, वह कभी सच नहीं बोलता है, या आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं जो कभी सच नहीं बोलता। तो आप समझ पाएंगे कि ये बिल्कुल गलत है, ये सही है। बाकी ये तो मैंने हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, और एग्जाम में हिंदी का पॉइंट ऑफ व्यू चलता नहीं है, इंग्लिश का पॉइंट ऑफ व्यू चलता है, लेकिन कहीं हिंदी का भी सहारा लेना पड़ जाता है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा एकदम तो निकलेगी नहीं, लेकिन इंग्लिश को इंग्लिश में सीखना है। तो इंग्लिश को इंग्लिश में सीखना है, तो अब समझो कि इसका आंसर ये कैसे आया, ठीक है? तो ये तो गलत हो गया, ये तो हो गई नहीं। तो अब यहां पर हु कैसे आया, तो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा हु समझा देता हूं। यहां पे पहले मैं हु समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा हु हेल्प्स राधा, हु हेल्प्स राधा, तो राधा की मदद कौन करता है, क्वेश्चन मार्क। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं, मैं इसका आंसर ले लेता हूं, मैं इसका आंसर लेता हूं इमेजिनरी याद कि हु से हेल्प्स राधा, राधा की मदद कौन करता है, तो कहता है कृष्णा हेल्प्स राधा। तो अगर आप बात को समझ पा रहे हैं ढंग से, तो आप देखें हमने हेल्प्स और राधा तो एज इट इज रखा, ये क्वेश्चन ये आंसर, तो हु की जगह कृष्णा आया कि नहीं आया? तो मीन्स कृष्णा क्या हुआ, कृष्णा नाउन। तो बेटा अगर ये नाउन है, तो इसका मतलब ये है कि ये हु जो है इस नाउन की रिपीटिशन को खत्म कर रहा है। मतलब रिपीटिशन बोलते हो, हु जो आया एक नाउन के लिए आया, इसलिए ये प्रनाउन है, ये एक नाउन के लिए आया इसलिए प्रनाउन है, क्योंकि नाउन के लिए क्वेश्चन पुट कर रहा है। और दूसरा यहां पर ये जो है इस हेल्प का सब्जेक्ट भी तो है, समझो भाई हेल्प किसकी हो रही है, राधा की, तो जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़ता है वो तो ऑब्जेक्ट होता है। और सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के, अगर आपको एक सेंटेंस लिखना है तो वर्ब के साथ सब्जेक्ट तो देना पड़ेगा, तो मींस इसका मतलब है हु जो हुआ वो सब्जेक्ट हुआ, इसलिए इसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हु को क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पुट कर रहा है, और दूसरा प्रोनाउन को सब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वर्ब का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। और दूसरा इसे प्रोनाउन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नाउन के स्थान पर ही तो आ रहा है, तो नाउन को क्या कहते हैं, नाउन के लिए तो क्वेश्चन पुट कर रहा है, इसलिए हु का नाम जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं, तो यहां पे हिंदी की बात करूं तो हु का मतलब हो जाएगा जनरली जब वो क्वेश्चन पुट करेगा कि कौन या किसने, क्या बनेगा, कौन या किसने, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि कौन या किसने। अब यहां पर जो ये हु है, ये हु कोई क्वेश्चन थोड़ी पुट कर रहा है, यहां पर क्वेश्चन मार्क थोड़ी है, तो इसका जहां पर इस कंडीशन में जो क्या कहते हैं हिंदी मीनिंग निकलेगा वो जरूरत के अकॉर्डिंग, या तो जो या फिर जिसने, दोनों में से एक, कोई भी जरूरत के अकॉर्डिंग। तो अब इसका हम ग्रामर समझ लेते हैं कि इसके स्थान पर ये क्यों आया, ये समझ में आ गया कि भाई हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पुट करता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर आता है इसलिए सब्जेक्टिव, और प्रोनाउन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसी नाउन के लिए क्वेश्चन पुट कर रहा है इसलिए प्रोनाउन है। ये क्लियर हो गया, ये मैं हटा देता हूं। अब आ जाओ इस पर, देखो बात करते हैं हम यहां पर कि अब ये बताओ कि भाई इस दुनिया में कोई भी अगर सब्जेक्ट है, कोई भी वर्ब है तो उसे सब्जेक्ट चाहिए, इस दुनिया में अगर कोई वर्ब है तो उसे सब्जेक्ट चाहिए। तो ये नो का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, तो ये सब्जेक्ट हुआ। अब नो का अब जो ऑब्जेक्ट है वो तो मैन, तो ये मैन तो ऑब्जेक्ट हुआ, ये मैन तो ऑब्जेक्ट हुआ। अब मैं बोलता हूं सर पूरा सेंटेंस पढ़ो, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं जो नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, जो कभी सच नहीं बोलता।
मुझे बताओ, सच बोलने का काम, सच नहीं बोलने का काम कौन करता है? यही तो आदमी। लेकिन ये जो आदमी है ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इस वर्ब का सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, तो इसलिए हमें इसकी रिपीटिशन देनी पड़ी। तो द मैन, ये जो द मैन है यही वो द मैन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बन गया तो इसलिए हमें इस वर्ब के सब्जेक्ट के लिए अलग से द मैन लिखना पड़ा, अलग से द मैन लिखना पड़ा इसके लिए हमें। तो अब ये था कि ये इसका सब्जेक्ट बन गया, तो अब हमें क्या है कि भाई इस नाउन की रिपीटिशन नहीं दे सकते, इस नाउन की रिपीटिशन नहीं दे सकते, तो नाउन की रिपीटिशन नहीं दे सकते, इसलिए हमें यहां पर एक प्रोनाउन चाहिए। नाउन की रिपीटिशन नहीं दे सकते, नाउन की रिपीटिशन नहीं दे सकते, इसलिए हमें एक प्रोनाउन चाहिए। और दूसरा, भाई स्पीक्स, इसका ऑब्जेक्ट तो ट्रूथ हो गया, तो स्पीक्स का सब्जेक्ट चाहिए। तो मतलब यहां पर जो है ये सब्जेक्ट की तरह, तो इसे हटाओगे तो हमें एक सब्जेक्ट भी चाहिए, तो हमें ऐसा वर्ड चाहिए जो सब्जेक्ट का काम भी करे और प्रोनाउन का काम भी करे। हमें क्या चाहिए? एक ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट का काम भी करे, प्रोनाउन का काम भी करे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन फिर ये हु आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि हु दोनों ही काम कर रहा है। कैसे? वो यहां पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस नाउन की रिपीटिशन को खत्म कर रहा है, और भाई इस वर्ब का वो सब्जेक्ट भी तो है, तो भाई हु सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही तो होता है। और जब हु सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में आता है, जब वो क्वेश्चन नहीं पूछता, तब उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तब रिलेटिव प्रोनाउन। टर्म क्लियर कर लो बेसिक से बिल्कुल। तो यहां पर बोलेंगे आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं जो हमेशा जो कभी सच नहीं बोलता। तो उम्मीद करो मेरे को पूरी बात समझ में आ गई होगी, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। इसी बात को मैं एक और एग्जांपल में बताता हूं। तो देखो यही बात मैंने एग्जांपल में समझा दी है। दूसरे एग्जांपल में, दिस इज द डॉग बार्क्स एट मी। तो ये गलत हुआ या सही हुआ? क्योंकि रिपीटिशन है, या रिपीटिशन नहीं है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल, दिस इज द डॉग बार्क्स एट मी। दिस इज द डॉग बार्क्स एट मी। कहता है ये वही डॉग है जो डॉग मुझ पर भौंकता है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, जब हम हु की बात करते हैं ना, हु हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है, हमेशा इंसानों के लिए, हमेशा इंसानों के लिए यूज होता है। तो लेकिन यार यहां पर तो डॉग हो गया, तो ये जो डॉग है तो ये ह्यूमन बीइंग तो नहीं है। अगर ये ह्यूमन बीइंग नहीं है तो आप हु नहीं लगा पाओगे। अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है तो आप हु नहीं लगा पाओगे, लेकिन चाहिए वही सारी चीजें। तो देखो क्या चीज कि भाई अगर मैं इस डॉग की बात करूं, ये जो डॉग है ये कॉम्प्लीमेंट है, और भाई कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये बार्किंग का काम कौन कर रहा है? भाई बार्क, भौंकने का काम कौन कर रहा है? भौंकने का काम तो ये डॉग ही कर रहा है ना। लेकिन यार फिलहाल तो ये इस बी के वर्ब जो बाद आया वो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। तो पॉइंट इज, अब ये डॉग जो है इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो भाई हमें अब ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ तो एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो हमने इसी डॉग को यहां पर ऐसे लिख दिया। तो भाई अब ये हमारा क्या हुआ कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, तो ये सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि इस वर्ब को भी सब्जेक्ट चाहिए। दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है तो वर्ब हो सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट हो वर्ब ना हो। तो यहाँ पे वर्ब है तो इसे भी सब्जेक्ट चाहिए। तो ये बार्किंग कौन करता है? ये डॉग करता है। डॉग कॉम्प्लीमेंट है तो इसका सब्जेक्ट बन नहीं पाएगा, लेकिन बार्किंग तो डॉग ही कर रहा है, तो इसका हमने एक प्रारूप लिख दिया, इसे दोबारा लिख दिया सब्जेक्ट बनाकर। लेकिन यार रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो भाई क्या कहते हैं, यहां पे वो चाहिए जो सब्जेक्ट हो, और दूसरा नाउन की रिपीटिशन चाहिए तो वो काम करे जो प्रोनाउन का भी काम करे। तो हमें क्या चाहिए? एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए। लेकिन अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन तो हु होता है, लेकिन हु जो है वो तो ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है, तो फिर यहां पर हमें दैट लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पे दैट लगाना पड़ेगा कि दिस इज द डॉग दैट बार्क्स एट मी, जो मुझ पर भौंकता है। दिस इज द डॉग दैट बार्क्स एट मी। तो अब यहां पर जब जो सब्जेक्ट और प्रोनाउन का काम करता है, तो वो जो दैट है इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। इस कंडीशन में इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। उम्मीद कर रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन की टर्म क्लियर हो गई होगी। अब ये क्लियर हो गया तो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए अपनी स्लाइड पर, ये मैंने समझा दिया पूरी स्लाइड को। हाँ, तो अब देखो क्या कहता है, प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेंटेंस। तो बेटा मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया था कि जो प्रोनाउन है वो नाउन की रिपीटिशन को खत्म करता है। तो नाउन काम क्या करता है? भाई नाउन काम क्या करता है?
नाउन काम करता है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का और कॉम्प्लीमेंट बनने का। तो मेरे भाई जब नाउन रिपीट होगा तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो भी तो ये तीनों ही काम करेगा। तो मीन्स नाउन और प्रोनाउन ये दोनों के दोनों सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो समझ लो, अगर सेंटेंस का निर्माण कर रहे हो, अगर सेंटेंस का निर्माण कर रहे हो, सेंटेंस का क्रिएशन कर रहे हो, सेंटेंस लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिखनी पड़ेगी और जरूरत के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट भी देना पड़ेगा। तो अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको नाउन और प्रोनाउन ही मिलेंगे। और अगर बी वाली वर्ब है तो भैया जी उसके बाद भी जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट भी नाउन प्रोनाउन होगा, बाकी कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो जाता है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। तो ये नाउन की रिपीटिशन के लिए आता है। तो नाउन तीन काम करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो भी प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। कैसे? कोई भी सेंटेंस लिखो, कोई भी सेंटेंस लिखो। जैसे हमने लिख दिया वी हेल्प देम, तो बेटा यहां पर अगर ये मेन वर्ब है तो आप समझ पा रहे हैं, तो वी सब्जेक्ट हुआ और इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? देम पर, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो पॉइंट इज अब ये दोनों नाउन नहीं है, ये दोनों प्रोनाउन। तो ये सब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन है, ये भी क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या करेगा? सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट करने का, बनने का काम करता है। क्योंकि नाउन की रिपीटिशन के लिए आता है तो जो नाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। एक एग्जांपल ये और देख लो। हमने बोला कि भाई दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई बी वाली फॉर्म है, तो अगर बी वाली फॉर्म है तो इसके बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट है, जो माइन है, तो माइन जो हुआ, जो ये कॉम्प्लीमेंट माइन है तो ये प्रोनाउन है। तो बेटा प्रोनाउन तीन काम करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी। पॉइंट नंबर 2। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, पॉसेसिव एडजेक्टिव या पॉसेसिव डिटरमिनर नीड्स ए नाउन आफ्टर इट। तो हमने एक एग्जांपल लिखा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब थर्ड पॉइंट लेते हैं। अच्छा पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव को समझ लो, मैंने वैसे बता दिया था, फिर भी एक प्रोनाउन टेबल देखें। एक प्रोनाउन टेबल है, वैसे आपके सामने आ जाएगी। इसमें होता है एक सब्जेक्टिव केस, इसमें होता है एक पॉसेसिव केस और इसमें होता है एक ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब जो ये पॉसेसिव केस है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पॉसेसिव केस जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक इसे कहते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव बोल दो या फिर पॉसेसिव डिटरमिनर बोल दो, बात एक ही है। तो इसे बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव या पॉसेसिव डिटरमिनर। और बेटा एक आता है पॉसेसिव प्रोनाउन, एक क्या आता है? पॉसेसिव प्रोनाउन। तो जैसे हमने ऐसे बोला कि भाई आई, तो इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा माई और बेटा फिर हो जाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन माइन और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो हो जाएगा मी। तो क्या बना? आई, माई, माइन, मी। फिर क्या बनेगा? वी। वी का क्या हुआ? अवर। तो अब यहां पे इसका जो पॉसेसिव प्रोनाउन बनेगा अवर्स और ये बन गया अस। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव केस। तो ये वाले जो केस है ये कब लगते हैं? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत हो। भाई ये वाले केस कब लगते हैं? जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। अब इन दोनों का क्या यूज है? तो इन दोनों का यूज समझो। तो हमने क्या बोला, अभी जो पॉइंट है चेक करो, पॉइंट क्या है वहां पर? क्या पॉइंट है? पॉसेसिव एडजेक्टिव नीड्स ए नाउन आफ्टर इट। मतलब नीचे जो क्लाउड्स में लिखा है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव भी पॉसेसिव डिटरमिनर होता है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव डिटरमिनर के बाद नाउन आएगा। उन्होंने क्या बोला? ये रहा, कह रहा पॉसेसिव एडजेक्टिव या पॉसेसिव डिटरमिनर के बाद नाउन आना जरूरी है। अगर आपने इसके बाद नाउन नहीं लगाया तो एरर होगा। कैसे? एग्जांपल देखो, लिखा है माई ऑल फ्रेंड्स आर वेल सेटल्ड। तो मैंने एग्जांपल लिखा कि माई ऑल फ्रेंड्स, मैंने क्या लिखा? माई ऑल फ्रेंड्स आर वेल सेटल्ड, कि मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो वेल सेटल्ड हैं। तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि माई जो है ये रहा माई, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो इसे एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नाउन को डिफाइन कर रहा है। भाई नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना? नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव और किसी के ऊपर अपना अधिकार बताता है, इसलिए पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो यहां कह रहा है कि माई ऑल फ्रेंड्स। तो अब हमने यहां पर देखा कि माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है और पॉसेसिव एडजेक्टिव को नाउन चाहिए, लेकिन इसने तो डिटरमिनर दे दिया। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव को नाउन चाहिए तो ये आना चाहिए, ऑल इन दोनों के बीच में आ गया।
और पढ़ने में देखो, अगर हिंदी में बात करो ना तो हमें क्या बोलेंगे, मेरे, ऑल के लिए सारे, और फ्रेंड्स के लिए दोस्त। तो यार अगर हम हिंदी के माध्यम से सीखते ना तो कहीं समस्या आ जाएगी, क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है बट बेसिकली ये ग्रामेटिकली गलत है। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑल को पहले और माई को बाद में कर दो। तो देखो क्या बनेगा, हमने बोला ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स आर वेल सेटल्ड। अब ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ठीक है। क्यों सही, क्यों है, क्यों, क्योंकि यहां पे जब पजेसिव एडजेक्टिव आया, पजेसिव एडजेक्टिव को एक नाउन चाहिए। क्यों, तभी तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन को डिफाइन कर रहा है। अब ये डिटर्मिनर आया, ये डिटर्मिनर इस पूरे के पूरे फ्रेज को, इस नाउन फ्रेज को ये डिफाइन कर रहा, ऑल माई फ्रेंड्स, सारे मेरे दोस्त। तो हिंदी के अंदर आप इसे बोलो सारे मेरे दोस्त या मेरे सारे दोस्त, सही यही है, ये सेंटेंस गलत है। तो यहां समझ में क्या आया, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए। क्लियर हो गया होगा। एक और देखो, हिज बोथ ब्रदर्स आर इन कनाडा, तो गलत हुआ कि हिज बोथ ब्रदर्स, क्योंकि हिज पजेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद ब्रदर्स आना चाहिए, बोथ नहीं। तो क्या करो, बोथ को पहले और हिज को बाद में कर दो। तो हमने क्या बोला, बोथ हिज ब्रदर्स। तो ये बोथ जो डिटर्मिनर है, ये हिज ब्रदर्स इस पूरे फ्रेज को डिफाइन कर रहा है। तो हिज के बाद ब्रदर्स आया तो हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आ गया, ठीक हो गया। बात समझ में आ गई होगी कि पजेसिव एडजेक्टिव को नाउन चाहिए, तभी तो इसे एडजेक्टिव बोल रहे हैं भाई, तभी तो इसे एडजेक्टिव बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेना। अब आओ पजेसिव प्रोनाउन। तो ये तो पजेसिव एडजेक्टिव का समझ में आ गया। देखो फिर समझो बेटा, ये जो केस होते हैं, ये जो केस होते हैं, ये सब्जेक्टिव केस होते हैं। ये सब्जेक्टिव केस क्यों होते हैं, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर लगते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं कि जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगते हैं। तो ये दोनों तो हमें पता है, मैं इन दोनों को सिखा रहा हूं। तो इनके अंदर जो मैंने अभी जो पॉइंट लिया था, पॉइंट नंबर 3, वो पजेसिव एडजेक्टिव था कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। तो नाउन आता है तभी तो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं, पोजीशन शो करते हैं कि नाउन के ऊपर अपना अधिकार बताते हैं, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव हो गए। तो अब आते हैं भाई पजेसिव प्रोनाउन पर कि भाई इसे एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं, इसे प्रोनाउन क्यों कह रहे हैं। समझते हैं। तो एडजेक्टिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो इसे प्रोनाउन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है, प्रो प्लस नाउन। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन का मतलब है इन प्लेस ऑफ, जो नाउन के स्थान पर है। तो ये नाउन के रिपीटिशन को नहीं होने देता। तो इसके बाद हमेशा नाउन आएगा, इसके बाद कभी नाउन नहीं आएगा, क्योंकि नाउन इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। कैसे, कैसे इंक्लूडेड होता है, देखो। तो एक छोटा सा पॉइंट है कि जब हम पजेसिव एडजेक्टिव में, समझो, पजेसिव एडजेक्टिव में जब हम नाउन जोड़ देते हैं तो वो जाकर बनता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव में जब नाउन जोड़ देते हैं तो बनता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव में नाउन जोड़े तो पजेसिव प्रोनाउन, मतलब माई प्लस नाउन, और माइन एक ही बात है, इसके साथ नाउन आता है, इसके अंदर ये नाउन इंक्लूडेड हो जाता है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि भाई माई, ऐसे लो, his dog is more dangerous than my dog। देखो मैंने क्या बोला, his dog is more dangerous than my dog। तो अब आप इस सेंटेंस में पहचान पाए तो हम देखें यहां पर डॉग और डॉग रिपीट हो गया, तो नाउन रिपीट हो गया भाई। और यहाँ पे हिज क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव को नाउन चाहिए भाई। यहाँ पर भी पजेसिव एडजेक्टिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव को नाउन चाहिए, लेकिन भाई ये नाउन रिपीट हो गया, तो इसका मतलब है आप ये नाउन अब लगा नहीं सकते। तो अब आप ये नाउन लगा नहीं सकते। और भाई कि माई हटा दूं, माई हटा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि माई की रिपीटिशन थोड़ी है, यहाँ तो हिज है, माई की तो रिपीटिशन ही नहीं है। तो माई को आपको लगाना पड़ेगा और ये नाउन को हटाना पड़ेगा। तो अब क्या करो, माई के अंदर ये नाउन जोड़ दो। तो भाई माई के अंदर अगर नाउन जोड़ेगा तो फिर क्या बनेगा, माइन। तो पजेसिव एडजेक्टिव में जब नाउन जुड़ता है तो पजेसिव प्रोनाउन बनता है। तो भाई माई डॉग की जगह आप लिखो माइन। तो अभी जो माइन है इसके अंदर ये माई भी आ गया और ये नाउन भी आ गया, तो माइन। तो क्या बना, हिज डॉग इज मोर डेंजरस देन, उसका जो डॉग है वो ज्यादा खतरनाक है देन माइन। देन माइन मतलब मेरे वाले डॉग से। तो देखो रिपीटिशन कैसे हटी। तो अब यही देखो मैंने पूरी लिस्ट लिख रखी है कि पढ़ते हैं आगे कि पजेसिव प्रोनाउन डजंट नीड ए नाउन, कि पजेसिव प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं होती आफ्टर इट, अपने बाद, एज द नाउन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इट, क्योंकि नाउन इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। कैसे, तो देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि पजेसिव एडजेक्टिव में जब नाउन जोड़ते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है।
पजेसिव एडजेक्टिव में जब नाउन जोड़ते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन बनता है। तो जैसे माई के अंदर नाउन जुड़ा तो माइन, अवर में नाउन जुड़ा तो अवर्स, योर में नाउन जुड़ा तो क्या बना, योर और नाउन मिलकर बन गए योर्स। हिज के अंदर अगर नाउन जुड़ता है तो पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन हिज दोनों में ही सेम रहता है। हर के साथ नाउन जुड़ा तो हर्स, और इट्स, और जो इट्स होता है इसके बाद जो नाउन इट है वो इट नहीं, वो इट्स ही है, ठीक है, वो टाइपिंग एरर है। तो यहां पे कह रहा है इट्स के अंदर अगर नाउन ऐड होता है तो वो इट्स बन जाता है, इट्स के अंदर अगर नाउन ऐड होता है तो वो इट्स बन जाता है। तो वो यहाँ पे इट गलत है ना, टाइपिंग एरर है। अब यहाँ पे देयर के बाद के प्लस नाउन आता है तो देयर्स होगा, देयर के बाद नाउन आता है तो देयर्स होता है। बाकी इट जो उसमें गलत लिखा हुआ है उसे ऐसे समझ लो, इट्स के अंदर अगर नाउन ऐड होगा ना तो ये पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर नाउन ऐड होगा तो पजेसिव प्रोनाउन तो इट्स होगा वहां पर भी, वो टाइपिंग एरर है, ठीक है बेटा। अगला तो एग्जांपल समझ लो, माई फादर इज सिटिंग हियर, वेयर इज योर फादर। तो आप देख रहे हैं फादर और फादर रिपीट हो गया, लेकिन योर रिपीट नहीं है, आप योर को नहीं हटा सकते, फादर को लगा नहीं सकते, योर को हटा नहीं सकते। योर पजेसिव एडजेक्टिव है और फादर नाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव में फादर नाउन को ऐड करोगे तो पजेसिव प्रोनाउन, तो योर फादर की जगह आ जाएगा योर्स। तो अब योर्स के अंदर योर भी है और फादर एक नाउन भी है। एक और एग्जांपल लो, टेक वन मोर एग्जांपल। देखो, हिज हाउस इज मोर स्पेशियस देन हर हाउस, कि जो हिज किसी जो उस लड़के का घर है वो ज्यादा स्पेशियस है देन हर हाउस, उस लड़की के घर से। ये गलत है, क्यों, हाउस और हाउस रिपीट हो गया, हर को हटा नहीं सकते, क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि हर रिपीटिशन में ही नहीं है, और हाउस को लगा नहीं सकते क्योंकि वो रिपीटिशन में है। तो हर एक पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर अगर हम नाउन जोड़ेंगे तो पजेसिव प्रोनाउन बनेगा, इसलिए हर हाउस की जगह हमें हर्स लिखना पड़ेगा। तो देखो पूरी टेबल जो मैंने यहाँ पर छोटी सी टेबल लिखी है पूरी की पूरी टेबल आपके सामने है। प्रोनाउन टेबल, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। पजेसिव केस दो प्रकार के हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर नाउन आता ही आता है, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है कि जो नाउन की रिपीटिशन को खत्म करता है। बाकी सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। अगला लो, अगली स्लाइड पर आते हैं। देखो अब इस पॉइंट को और समझते हुए अगली स्लाइड पर, तो अगली स्लाइड पर आते हैं पॉइंट नंबर 5। तो ये पॉइंट नंबर जो 5 है, कहता है समवन, समथिंग, एनीवन, एनीथिंग, नो वन, नथिंग, ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं। अब प्रोनाउन का एक छोटा सा पॉइंट समझो, देखो इन प्रोनाउन का एक छोटा सा पॉइंट, लेकिन इससे पहले ये बात समझो, अगर आप नाउन लिख रहे हो और नाउन की आपको विशेषता बतानी हो, नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करना हो, तो किसी सेंटेंस के अंदर तो नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा और किसी सेंटेंस के अंदर नाउन के बाद एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। तो नाउन से पहले या नाउन के बाद आपको एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। तो मतलब जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले नाउन के बाद आ सकता है जरूरत के अनुसार। जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा कि राम is a hard working man। अब यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि अगर आर्टिकल आया तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा और नाउन को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड यूज होगा वो एडजेक्टिव होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मैं बोलूं, इसी को ऐसे बोल सकते हैं हम, ऐसे बोले राम इज हार्ड वर्किंग, मैं ऐसे बोल दूं कि राम इज हार्ड वर्किंग। तो अब यहां पर अगर बी का फॉर्म लग रहा है तो जो राम है वही हार्ड वर्किंग है, जो हार्ड वर्किंग है वही राम। तो पॉइंट इज, तो राम जो है अब नाउन है और ये हार्ड वर्किंग नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव है, ये नाउन है और ये क्या आया, ये एडजेक्टिव। तो मींस अब नाउन के बाद एडजेक्टिव आ गया, यहां एडजेक्टिव नाउन से पहले आ गया। तो यहाँ नाउन के बाद एडजेक्टिव, यहाँ नाउन से पहले, तो नाउन से पहले नाउन के बाद एडजेक्टिव आ जाता है जरूरत के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप प्रोनाउन की ये बात समझ में आ गई, मैं इरेज कर रहा हूं, लेकिन आप यही बात अगर प्रोनाउन पर करें, क्या सीख रहे हैं, प्रोनाउन, अगर यही बात हम प्रोनाउन की करें तो बेटा आप प्रोनाउन के बाद ही एडजेक्टिव लगा सकते हैं तब तो सही है, लेकिन आप एडजेक्टिव को, आप किसी भी एडजेक्टिव को प्रोनाउन से पहले नहीं लगा पाएंगे, ये गलत हो जाएगा, लिखना ही नहीं है। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि भाई शी इज ब्यूटीफुल, मैंने लिखा शी इज
ब्यूटीफुल। तो अगर मैंने लिखा शी इज ब्यूटीफुल, तो इज है तो ये इक्वल टू का काम कर रहा है, जो शी है वही ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जो है वो शी है, शी जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है तो शी प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव है। तो पॉइंट इज प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव, अगर प्रोनाउन की विशेषता बता रहे तो एडजेक्टिव उसके बाद ही लिख पाओगे, उससे पहले नहीं लिख पाओगे। तो भाई एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, आप अब बात कर रहे हैं कि भाई एडजेक्टिव को प्रोनाउन के बाद लिखोगे तो ठीक है, एडजेक्टिव को प्रोनाउन से पहले नहीं लिख सकते। आप ब्यूटीफुल शी नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, तो अब इस पॉइंट पर अब इस पॉइंट पर आते हैं। तो देखो एग्जांपल, अगली स्लाइड पर आते हैं, अगली स्लाइड पर आते हैं। तो देखें हमने क्या बोला कि गुड बॉयज ऑलवेज, इसे छोड़ दो अभी, चलो इसी एग्जांपल को लेते हैं कि गुड बॉयज ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, कि जो अच्छे बच्चे होते हैं हमेशा अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं। तो बॉयज से पहले गुड आया, तो भाई नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया। अब अगला, रोहन इज वेरी लेबोरियस, अब रोहन नाउन है, रोहन कैसा है जी, लेबोरियस, तो अब रोहन मतलब नाउन के बाद एडजेक्टिव आ गया। तो एडजेक्टिव तो नाउन से पहले बाद में आ जाएगा। लेकिन आई हैव ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू, देखो अब इस क्या कहता है, आई हैव ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू। तो अब अगर हम यहां पर बात करें तो बेटा अब जो समथिंग है वो प्रोनाउन है, जो मैंने भी लिस्ट बताया, एनीवन, समवन, तो ये समथिंग प्रोनाउन है। तो और बेटा जो स्पेशल है वो एडजेक्टिव है। तो आप प्रोनाउन के बाद ही एडजेक्टिव रख पाएंगे, एडजेक्टिव को प्रोनाउन से पहले नहीं लिख पाएंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते स्पेशल समथिंग, स्पेशल समथिंग, हाँ ऐसे अगर बोल तो ये गलत हो गया। हाँ अब जरा देखें, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि आई हैव ए स्पेशल गिफ्ट फॉर यू, आई हैव ए स्पेशल गिफ्ट फॉर यू, तो आप समझ पाएंगे यहां पर जो ए है वो आर्टिकल है, आर्टिकल है तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा, और बेटा नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो आप देख रहे हैं स्पेशल जो एडजेक्टिव है, तो अगर नाउन की बात है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन अगर प्रोनाउन की बात है तो प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं आ सकता, कि जैसे हमने प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव लिखा तो ये गलत हो जाएगा। तो अगला, ही डिड नथिंग इरिटेटिंग टू मी, तो इरिटेटिंग नथिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे नथिंग जो है वो प्रोनाउन है और इरिटेटिंग एडजेक्टिव है। तो भैया जी प्रोनाउन के बाद ही एडजेक्टिव रख पाओगे, उससे पहले नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा अभी आपको मैंने क्या सिखाया, नाउन और प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन। तो जो अब अगली क्लास है, अगली क्लास में पहले होगा हमारा जो अब नेक्स्ट क्लास है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सीखेंगे फ्रेज और क्लॉज, और उसके बाद हाउ टू रिकॉग्नाइज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो अगली क्लास में हम फ्रेज, क्लॉज, एडजेक्टिव और एडवर्ब करने जा रहे हैं, इनका इंट्रोडक्शन, इनको ध्यान से सीखिएगा और क्लास मिस मत कीजिएगा। और जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूं उन्हें सीक्वेंस में ही देखना, बीच में देखोगे तो दिक्कत होगी। और दोस्तों ये वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए और टॉपर्स हब से जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। शुक्रिया दिल से टॉपर्स हब से जुड़ने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।